चलो सर, आफ्टरनून तो अभी तो हुआ नहीं, मॉर्निंग ही कर लेते हैं। ओके, गुड मॉर्निंग प्रज्ञा। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है रे? ओके ठीक है, ठीक है हाँ चलो। सर। ओके सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर। अच्छा, बिजनेस एनवायरनमेंट का क्लास था। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में हम लोग अगर आप लोग थोड़ा सा, अगर आप लोगों को याद है तो हम लोग क्लास में मोस्ट प्रोबेबली माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट एज वेल एज स्वॉट एनालिसिस, याद है सर आप लोगों को? स्वॉट एनालिसिस। यस सर। हाँ सर, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, यही बात चर्चा चल रहा था ना सर, कि एक बिजनेस के लिए उसका स्ट्रेंथ क्या होता है, एक बिजनेस के लिए उसका वीकनेस क्या होता है, एक बिजनेस के लिए उसका अपॉर्चुनिटी क्या होता है, एक बिजनेस के लिए उसका थ्रेट क्या होता है। तो यही सब मैटर को लेकर डिस्कस कर रहे थे कि बिजनेस को अपना स्ट्रेंथ कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए, बिजनेस को अपना वीकनेस कैसे आइडेंटिफाई करके उसको रेक्टिफाई करना चाहिए। सर अपने वीकनेस पे क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे यस सर, काम करना चाहिए। यस ना, अपने वीकनेस पे काम करना উইকনেসটা चाहिए। কিসের জন্য সেটাকে ঠিক করতে হবে। एग्जैक्टली सर, मतलब हम सभी का ना कुछ वीकनेस होता है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं आपको, आपको सुनने आप थोड़ा सा चिंता में पड़ जाओगे कि ऐसा सच में ऐसा होता है। इंसान का जिस चीज में स्ट्रेंथ होता है ना, उसी चीज में उसका वीकनेस होता है। कभी ऐसा सोचे होंगे क्या आप लोग? मैं बोल रहा हूँ सर, जिस चीज में आपका स्ट्रेंथ होता है उसी में आपका वीकनेस होता है। कुछ समझ में आ रहा है सर सर? जिसमें प्रोफेशनली ना इमोशनली? हर चीज में, प्रोफेशनली बोलो या इमोशनली बोलो, जिस पे तुम्हारा स्ट्रेंथ है उसी में तुम्हारा वीकनेस है। चाहे वो प्रोफेशनल लेवल में बोलो या पर्सनल लेवल में बोलो, हर चीज में। जैसे एक सिंपल, चलो प्रोफेशनल लेवल में बात किया तो फिर आप लोग क्रिकेट देखते हो? यस अरे सर। थोड़ा बहुत। हाँ, आजकल तो वुमेन्स क्रिकेट भी बड़ा फेमस चल रहा है सर, हम लोग शायद वुमेन्स क्रिकेट का भी खबर रखते होंगे, यस सर। है ना? हरमनप्रीत कौर का छक्का देखे होंगे। यस सर। ओके, लेकिन सर ठीक है, मैं वुमेन्स क्रिकेट छोड़ो, मैं नॉर्मली जो क्रिकेट में हम लोग नॉर्मली किसको ज़्यादा मतलब देखते हैं, विराट कोहली। अरे आजकल हीरो है ना विराट कोहली, यस रिसेंटली सर। इंग्लैंड में टेस्ट भी जीता है। तुम लोग अगर प्रोफेशनल बात ही कर रहे हो तो मैं प्रोफेशनली आपको एक बात बताता हूँ, विराट कोहली एक प्रोफेशनल क्रिकेटर है, ये बात तो मानोगे सर? यस सर। तो प्रोफेशनल लेवल में वो खेलता है, तो उसका खेल क्या है, वो एक बैटर्स है बेसिकली, सिंपल है, वो एक बैट्समैन है। तो बैट्समैन के नाते उसका अपना स्ट्रेंथ है, कुछ कुछ उसका वीकनेस भी है। उसका स्ट्रेंथ क्या है कि वो टेक्निकली बड़ा साउंड है, उसका फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छा है, वो जो पैर के साथ बॉल को जो खेलता है ना वो बहुत अच्छा करता है। और आप देखना, जो अपोनेंट टीम होते हैं उसके स्ट्रेंथ में ही उसका आउट करने का कोशिश करता है। मतलब आप नॉर्मली क्या करते हो, आप जिस पे अपना स्ट्रेंथ रखते हो ना, वही चीज आप बार बार करने का कोशिश करते हो, और वही चीज आपका वीकनेस भी बन जाता है। मतलब স্যার এটা ওভার কনফিডেন্স হয়ে যায় সেই हाँ কারণে? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना। স্ট্রেংথের উপর ওভার কনফিডেন্স হলেই আর কি ওটাই উইকনেস হয়ে যায় মাঝে মাঝে, সেটাই। एग्जैक्टली सर, जिस चीज में आपका स्ट्रेंथ होता है वही आपका वीकनेस बन जाता है, और वही वीकनेस आपको रेक्टिफाई करना होता है। ऐसे देखो, वीकनेस मतलब सिंपल, मेरा कहने का मतलब यही है कि जैसे मानो कि आप दिमाग वाले हो, बहुत अच्छा दिमाग है आपका, मतलब आपको हर चीज समझ आता है, आप नॉलेजेबल बंदा हो, लेकिन आप अपने नॉलेज को मिसयूज करते हो। मिसयूज कैसे? मिसयूज इस तरह से कि आपको हमेशा ऐसा फीलिंग आता है कि भाई मेरे को तो दिमाग में बहुत कुछ आता है, मेरा दिमाग तो बहुत ज्यादा चलता है, आपको हमेशा ऐसा फीलिंग आता है। आप मेरा बात समझ रहे हो सर? आपको एक यस सेकेंड सर। सर, किसी को थोड़ा सा एंट्री में प्रॉब्लम है, एक सेकेंड, एक सेकेंड। गुड मॉर्निंग सोविक। ओके, तो बेसिकली आप लोग बात समझ रहे हो ना, कि आपका स्ट्रेंथ को कैसे यूज करना है वो भी आपको सीखना पड़ेगा बिजनेस में। तो जिस चीज में आपका बिजनेस चलता है उस चीज को किस तरह से आप उसको हैंडल करते हो, टैकल करते हो,
तो वही सब मैटर है आज क्लास में, वही डिस्कस करना है आप लोगों के साथ कि बिजनेस एनवायरनमेंट में आपके लिए हमेशा एक मतलब क्या बताऊं सर, चुनौती समझते हो ना, चैलेंज। ओके, एक चैलेंज आपके सामने हमेशा रहता है। तो वो चैलेंज को अगर आपको एक्सेप्ट करना है, तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद आप किस तरह से उस मैटर को लेके आगे बढ़ते हो, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मैटर है सर। तो अगर आप लोग प्रीवियस क्लास में थे, अगर जो लोग लास्ट 2-3 क्लास अगर नहीं किए होंगे, तो जस्ट मेरे को एक बार याद दिलाना, मैं आपको शेयर कर दूंगा कि जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट में हम लोग प्रीवियसली चर्चा कर चुके हैं, ठीक है, अभी बिजनेस एनवायरनमेंट में ही पूरा बात चल रहा है। तो उसमें हम लोग लास्ट फ्यू क्लासेस में जैसे कि क्या क्या चर्चा किए हैं, अगर मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दूं, तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि क्या क्या मैटर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर मैं आपको थोड़ा रिकॉल कराता हूँ, धीरे धीरे ही सही, हम लोग बहुत कुछ कर चुके हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल एनालिसिस, अब करेंटली जो बात चल रहा है वो एनवायरमेंटल एनालिसिस के अंदर ही चल रहा है। बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है उसको एनालाइज करना पड़ता है, और उसको एनालाइज करके हमको क्या मिलता है सर, उसके अंदर हमें इंटरनल एनवायरनमेंट का पता चलता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पता चलता है। लास्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली हम लोग अरे उस पे टाटा पे बात कर रहे थे, इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे, टाटा का नैनो सिंगूर वाला फैक्ट्री का। अरे आई थिंक मुझे याद आ गया। यस सर। ए तुम लोग जो लोग सिंगूर से हो, स्नेहेश, संपत, आप लोगों का बात था ना सर मेरे को इमेज भेजने का, फोटो भेजने का, आप लोग भेजा नहीं। স্যার যাওয়া হয়নি, অনেক দূর স্যার। नहीं तो अच्छा ठीक है, जब अगर रहेगा স্যার तो कहीं पर भेज একবারে देना। স্যার ওই পুজোর টাইমে পাঠাবো, তখন ওই সেই ফুলগুলো হয়, ওই ফুলগুলো দেখতে পাওয়া যাবে। काशफुल, अच्छा काशफुल फोटो पाठा दी, ठीक है सर। इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इसके ऊपर तो जोर से चर्चा हुआ था, पूरा टाटा का केस स्टडीज हो गया था कि अगर टाटा का फैक्ट्री यहाँ पर होता तो क्या होता, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, उसके ऊपर डिपेंड करके पूरा एनालिसिस हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, याद होगा आप लोगों को। पेस्टल एनालिसिस, आज बात करेंगे पेस्टल एनालिसिस पे। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर दो और एनवायरनमेंट होते हैं सर, एक माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट, मैं इसका भी चर्चा करूंगा आप लोगों के साथ। एक माइक्रो एक मैक्रो, और उसी के अंदर आ जाते हैं सर स्वॉट एनालिसिस, ठीक है। और फिर चर्चा होगा पेस्टल पे, और उसके बाद चर्चा होगा सर स्ट्रेटेजिक रेस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट, बिजनेस को एज पर दी बिजनेस कैसे रेस्पॉन्स करना चाहिए, स्ट्रेटेजिक रेस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट। मतलब एनवायरनमेंट के बेसिस में दो तरह का रेस्पॉन्स हो सकता है, एक इंटरनल स्ट्रेटेजिक रेस्पॉन्स और दूसरा हॉलिस्टिक स्ट्रेटेजिक रेस्पॉन्स। तो दोनों क्या है आगे आगे चर्चा होगा। इन द मीन टाइम हम लोगों ने कुछ केस स्टडीज भी किया है, केस स्टडीज लाइक जैसे कैडबरी के ऊपर, कोको कोला के ऊपर, पतंजलि के ऊपर, याद है क्या? अरे कैडबरी यस कैडबरी सर। किस यस कैडबरी सर। किस तरह से अपना बिजनेस एनवायरनमेंट को टैकल करके एक फाइट बैक किया था, उसके ऊपर एक यस गजब सर। चर्चा हुआ था। अच्छा, फिर कोको कोला का मैनेजर बनने के बाद आप कोको कोला का जो थ्रेट है उसको किस तरह से डिटरमाइन कर रहे थे, अरे ये भी एक अच्छा हुआ था। किस तरह से हम लोग कोको कोला के अंदर, हम अगर मुझे कोई कोको कोला का मैनेजर बना दे, जस्ट न्यूली रिक्रूटेड मैनेजर बन के अगर आप कोको कोला में जाते हो, तो कोको कोला में मैनेजर बन के आप कोको कोला को किस तरह से अपने एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट से कैसे मैनेज करोगे, और किस तरह से कंपनी को सर्वाइवल और प्रॉफिटेबल मोड में रख पाओगे, इसके ऊपर जबरदस्त चर्चा था ये कोको कोला वाला केस स्टडीज। तो आई होप ये भी आप लोगों को याद है, जिनका क्लास मिस है प्लीज एक बार मुझे याद दिलाना सर, मैं उनको शेयर कर लूंगा। अच्छा, एनवायरमेंटल एनालिसिस क्यों करना पड़ता है, इसके रिगार्डिंग हम लोग लास्ट क्लास में एनवायरमेंटल स्कैनिंग, एनवायरमेंटल एनालिसिस, इसके ऊपर चर्चा किए थे, और उसमें हम लोग ये पूरा का पूरा इंटरनल एनवायरनमेंट एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये दोनों एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें हैं इसके ऊपर हम लोगों ने बात किया था। जैसे अगर आपको याद होगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट में, इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या होता है, वैल्यू सिस्टम, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट कल्चर, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, लेबर यूनियंस, फिजिकल रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज। एक्सटर्नल के अंदर आ जाते हैं माइक्रो एंड मैक्रो, जिसके ऊपर आज जबरदस्त चर्चा करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर माइक्रो एनवायरनमेंट जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर का बात होता है, कस्टमर्स जो होते हैं आपका बिजनेस का वो होता है माइक्रो का पार्ट, कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं मतलब जिनके साथ आपको बिजनेस में कंपटीशन करना पड़ता है कि भाई मेरा प्रोडक्ट सेल ज्यादा होगा कि उसका, जैसे पेप्सी का कॉम्पिटिटर कौन है, जल्दी बोलो। कोको कोला। कोको कोला, वेरी गुड सर। जियो का कॉम्पिटिटर एयरटेल वीआई। एयरटेल। एयरटेल, वेरी गुड सर। वोडाफोन आइडिया, ओके। तो एग्जैक्टली कॉम्पिटिटर का एनवायरनमेंट को एनालाइज करना, मार्केट के बारे में सोचना, जिस पर्टिकुलर बिजनेस पे आप रहते हो
हर चीज का अपना एक मार्केट होता है, हर चीज का मार्केट। ऐसा कोई चीज नहीं है जिसका बिजनेस नहीं हो सकता। क्या आप मेरा बात समझ पा रहे हो सर? ऐसा कोई चीज नहीं है जिसका बिजनेस नहीं हो सकता, हर चीज का धंधा हो सकता है, हर चीज का। बस आपको बेचना आना चाहिए। क्या आप लोग मेरा बात समझ पा रहे हो सर? बहुत लोग बोलते हैं ना कि यस सर। आप नॉर्मली सोचना कि बहुत लोग ऐसे बात करते हैं कि इसमें मार्केट नहीं है, इस चीज का मार्केट खत्म हो गया है। अरे क्या मार्केट खत्म हो गया है? किस चीज का मार्केट खत्म हो गया है? आपको सच में लगता है मार्केट खत्म हो गया है? मतलब जिसका जो दुकान होता है ना, उनको लगता है कि उस बिजनेस में कुछ नहीं है, बिकॉज वो उसको मैनेज नहीं कर पाता, तो उसके मन में सर ऐसा ख्याल ভ্যালু आता দেয় है। না সেরকম ভাবে। एग्जैक्टली मतलब आप खुद ही खुद के चीजों को वैल्यू नहीं करते, और फिर आपको क्या लगता है कि इस चीज का मार्केट नहीं है, बाजार खूब खराब। आप किसी भी आम आदमी से बात करो, नॉर्मल बिजनेसमैन है वो, उसका कोई छोटा मोटा बड़ा बिजनेस कुछ भी हो सकता है, जस्ट आस्क देम कि भाई हालचाल क्या है, बिजनेस का खबर बता। मैक्सिमम क्या बोलेगा जानते हो? मैक्सिमम केस में कोई कोई है ना, सब ठीक ठाक चल रहा है, बढ़िया है, ठीक है। आजकल ऐसा लोग सुनने वाले लोग बहुत कम मिलते कि जब बढ़िया है बोलता है, ऐसे लोग बहुत कम मिलता है। ज्यादातर এই চলছে। हाँ, बेंगाली में हम लोग ऐसे ही बात करते हैं, এই চলছে কোনো রকম ইয়া, কোনো রকমে কেটে যাচ্ছে, ऐसे ही बोलता है ना रे। यस হ্যাঁ सर। স্যার, तो আগের দিন স্যার मतलब আপনি যেমন মিষ্টির দোকান নিয়ে বলেছিলেন স্যার। हाँ, मिठाई दुकान वाले को तुम नॉर्मल मिठाई वाले को पूछना कि भाई मिष्टी का बिजनेस करना है, मिठाई दुकान का बिजनेस। नहीं, ये सब लाइन में कुछ नहीं है। अपने बच्चा को भी लाना नहीं चाहता, मतलब जो उनका जो किड्स है, मतलब जो फ्यूचर में शायद मिठाई दुकान का ओनर बनेगा, वो नहीं चाहते कि उसका बच्चा मिठाई दुकान में आए। मतलब मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि भाई मिठाई का স্যার बिजनेस। এই মিষ্টির দোকান মানে আমার একটা বন্ধুর মিষ্টির দোকান আছে, তো এটা নিয়ে আমার আর ওর মধ্যে চর্চা হচ্ছিল, এই हाँ, মিষ্টির এটা নিয়ে। এও বলছিল যে এরকম কোনো ফিউচার নেই, এই নেই। তো আমি एग्जैक्टली। বলেছিলাম যে স্যার মিষ্টিতে মানে যদি বিক্রি না হয় তার জন্য ভ্যারিয়েন্টস বাড়াতে হয় না, মিষ্টির ডেভেলপমেন্ট ভেরিয়েন্স তো আনতে বাড়াতে হয়, হয়। মার্কেট খুঁজতে হয়, কিছু নতুনত্ব मतलब कुछ नया सोचना पड़ता है, मतलब नया सोचना पड़ता है, मतलब आप सोचो ना। এমন কিছু ভাবতে হবে যেটা অন্য দোকানের থেকে ইউনিক হবে, সেই রকম কিছু যেটা ऑब्वियसली, তো। क्या लोग मिठाई खाना छोड़ दिया है? अब ये আলাদা बताओ मुझे। স্যার এটাই বলেছিলাম যে আলাদা কিছু না। মিষ্টির ডিমান্ড তো কমেনি, মানুষ তো মিষ্টি রোজই কিনছে, প্রত্যেক फिर এক একজনের বাড়িতে রোজই রাত্রিবেলা মিষ্টি हाँ আসে। हाँ, बंगाली फैमिलीज में स्पेशली, नॉट जस्ट बंगाली, बंगाल से भी ज्यादा मिठाई। कभी राजस्थान जाना, मिठाई खाना देखोगे ना। एक्चुअली मुझे कैसे पता चल गया, क्योंकि मैम मारवाड़ी आप लोग जानते हो, तो मैम का जो मतलब मैटरनल हाउस है वो आपका राजस्थान में है। तो उनके कारण मैं काफ़ी बार, मुझे राजस्थान जब भी मैं गया हूँ उधर, तो मैं उन लोगों का मिठाई खाना देख के ना, मतलब वो लोग ना, मतलब ऐसे वहाँ का एनवायरनमेंट में मिठाई खाने से ना पेट मोटा नहीं होता, बिकॉज वहाँ पर ड्राई वेदर है, और ड्राई वेदर में आप मिठाई खाओ, और वहाँ का लोग बहुत मेहनत करता है, क्योंकि चारों तरफ ज्यादातर मतलब रेगिस्तान टाइप है ना, मतलब बालू, आप समझ रहे हो ना, सैंडी एरिया। तो वहाँ पर साइकिल वगैरह भी प्रॉपरली नहीं चलता है, जो भी करना पड़ता है दौड़ के, भाग के, चल के करना पड़ता है। तो वो लोग तो सर, मतलब आप सोच के रह जाओगे कि हम लोग तो 2 रसगुल्ला खाएंगे नॉर्मली, तो बोले नहीं नहीं और नहीं, या 4-5 खा लेंगे। मतलब वहां पर तो एक एक दिन স্যার वहां আমি पर 10টা খেয়ে নেবো মোটামুটি। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी वहां पर मैं बोंदे होता है ना सर, जिसको हम लोग बोलते हैं बोंदे, वो लोग बोलते हैं, मतलब हिंदी में बोलते यस हैं सर सर। बूंदिया, ठीक है। বুঁদিয়া। बूंदिया, ठीक है। तो बूंदिया मतलब एक एक कटोरा बूंदिया, मतलब जिसमें कम से कम 501 किलो बूंदिया होगा, खा लेता है एक इंसान नॉर्मल में। नॉर्मल में खा लेगा, 1 किलो बूंदिया खा लेगा। मतलब मैं देख के मतलब हैरान रह गया कि ऐसा भी कैसे हो सकता है। लेकिन सीरियसली मिठाई खाने का शौक लोगों के अंदर है, और लोग खाता भी है। और मेहनती लोग तो बहुत ज्यादा मीठा खा लेता है। मतलब मेहनती लोगों का एक चीज है कि पेट नहीं बढ़ता। बंगाली बाबू लोगों का क्या है ना, हम आप जैसे लोग, ठीक है, जैसे मैं अपना ही बात करूंगा, थोड़ा मीठा खा लेंगे तो पेट का चिंता हो जाएगा, पेट बढ़ जाएगा, और वैसे मेरा बढ़ ही रहा है बैठे बैठे काम करते হ্যাঁ স্যার, এটা ঠিক স্যার। करते। अच्छा, तो स्नेहाशीष को लग रहा है कि हाँ बेटा ठीक सर। हाँ, वो तो है, बंगालीज का यही है कि बंगालीज का पेट देख के समझ आ जाता है बाबू सोना। हाँ, हम लोग खाते पीते घर के हैं। अच्छा, जो भी हो, चलो। तो बेसिकली मार्केट, तो मार्केट हर चीज का है। आप बोलो ना, जैसे किस चीज का बिजनेस करोगे, आपको मैं एक सिंपल सा बता रहा हूँ। आप लोग मशरूम के बारे में सुने हो सर? अरे यस सर। यस यस सर। हाँ, आजकल मशरूम मार्केट में बहुत बिक रहा है। बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? स्पेशली यस बटन मशरूम सब्जी वगैरह ये बाजारे। सब। हाँ, बटन मशरूम वगैरह मार्केट में क्या बिजनेस चलता है सर। लेकिन आप किसी को बोलो कि भाई थोड़ा मेहनत करके बटन मशरूम का बिजनेस चालू करें, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ एक स्टोरी। मशरूम का खेती कर सकते हो। कोई मशरूम की खेती करने में आपको मतलब बहुत पैसा नहीं लगता, ठीक है। आप देख पा रहे हो ना सर? हाँ, जस्ट लुक हियर।
अब देखो पैसा है मतलब हर चीज में आप कमा लोगे ऐसा नहीं है, आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए कि भाई मैं ये करूंगा। एक सिंगल छोटा सा रूम में आप 76,000 पर मंथ का इनकम कर रहा है, 76,000 पर मंथ बाय ग्रोइंग मशरूम। कल ये लोग एमबीए को रिक्रूट करेगा, गारंटी है, कल ही लोग एमबीए को रिक्रूट करेगा। हाँ बोलो। আমাদের এখানে শেখানো হয়। मुझे पता है बहुत जगह में आजकल सिखाया भी जा रहा है। तुम लोग इसमें सिखाया जाता है ना ये स्नेहाशीष, वो क्या बोलते हैं? হ্যাঁ স্যার, পুতুলের মধ্যে মেয়েদেরকে শেখানো হয়, আমাদের এনজিও हाँ থেকেই করে। एनजीओ में कराते हैं, स्नेहाशीष का जो एनजीओ है नो बैरकपुर में। यस, तो बेसिकली आप समझ रहे हो ना, मशरूम ग्रो करके एक छोटा सा रूम चाहिए आपको, हार्डली 2 महीना 3 महीना लगता है, 25 दिन लगता है। ये तो इसको क्या, इस मशरूम का नाम मैं भूल जा रहा हूँ, एक होता है बटन मशरूम, वो मुझे बहुत पसंद आता है। तो बेसिकली इवन आप देख सकते हो 3 years down the line he now manages organic mushroom startup Fungo Mushrooms and up to 3,50,000 every 3 months। हर 3 महीने में 3.5 लाख का इनकम कर लेते हैं ये लोग। आप समझ रहे हो, ये केस स्टडीज जो है ये मैं इसलिए आपको दिखा कि अगर आप चाहोगे तो हर चीज में अर्निंग कर सकते हो, मतलब अर्निंग नहीं हो सकता ऐसा कोई बिजनेस नहीं है। बस आपको सोचिए, जैसे लास्ट दिन का केस स्टडीज था बलराम मल्लिक एंड राधा रमन मल्लिक, याद है यस আচ্ছা কেসি ना? দাসও ছিল, हाँ बोलो। কেসি দাসও ছিল। केसी दास भी था। तो एग्जैक्टली तो नॉट जस्ट कि बलराम मल्लिक राधा रमन मल्लिक, आप देख सकते हो यहाँ पर भी लोग सोचते हैं कि मेरे को एक 20,000 की जॉब के लिए लोग पागल हो जाते हैं। ये लोग क्या पढ़ाई किया देखो तो, क्लिनिक डेविस एंड एमएससी माइक्रोबायोलॉजी। अच्छा, ग्रोइंग मशरूम प्रोफेशनली स्प्रंग द प्रोजेक्ट ही वर्क ड्यूरिंग हिज अंडर ग्रेजुएट कोर्स। अच्छा, ग्रेजुएशन कोर्स में उसका प्रोजेक्ट था, बीएससी थर्ड ईयर में जेएएस एकेडमी में कहीं पर मैसूर में साउथ इंडिया में पढ़ता था। ठीक है, 24 ईयर्स है अभी का। ठीक है, आप समझ सकते हो ना, अपना पढ़ाई के प्रोजेक्ट को उसने बिजनेस में बदल दिया। एग्जैक्टली अब यही तो होता है हमारे यहाँ पर। लोग क्या प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्रोजेक्ट ऐसे बनाते हैं जैसे मतलब कहीं से छाप के थोड़ा जल्दी जमा करते हैं, ऐसा प्रोजेक्ट है हमारे यहाँ पर। मुझे नहीं पता कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी को किस तरह से सेकंड रैंक दे दिया गया रिसेंट रैंकिंग आया है बट मुझे समझ नहीं आया कि क्या बेस है कलकत्ता यूनिवर्सिटी को सेकंड रैंक देने का। बिकॉज मुझे तो करंट स्टूडेंट मतलब স্যার একে सक्सेस এখন में, কি আছে যাদবপুর ইউনিভার্সিটি? नहीं इंडिया के अंदर नंबर 1 में IISc है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। सेकेंड में कलकत्ता यूनिवर्सिटी का रैंकिंग मिला है। तो लेकिन मुझे बहुत डाउट ये लग रहा है कि ऐसा क्या कर दिया कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने कि उसको नंबर 1 रैंकिंग दे दिया, नंबर 2 में दिया गया। मुझे कुछ समझ में, इवन IITs भी पीछे आ गया उसके। आई डोंट नो, मतलब ये संघाई का एक कंसल्टेंट फार्म है जिन्होंने सीयू को दिया, बट मुझे कुछ समझ नहीं आया। हो सकता है कि कुछ अच्छा किया होगा, बट मेरे पास तो अभी तक ऐसा कोई खबर नहीं है। नॉट जस्ट कि कॉमर्स बैकग्राउंड से, साइंस वाले से भी मुझे ऐसा कुछ भी खबर नहीं आ रहा है कि भाई कुछ कर रहा है खास, या फिर मतलब स्टूडेंट्स के अंदर प्रोजेक्ट करके प्रोजेक्ट का रियलिटी सबमिट करना, उस प्रोजेक्ट के लोग के रियल लाइफ में कुछ काम करना, मुझे ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है। जैसे ये जो स्टूडेंट्स है ये अपना कॉलेज का थर्ड ईयर का प्रोजेक्ट को ही तो अपना बिजनेस बना दिया। देखो आप लोग क्या करते हो नॉर्मली, सच बताओ ना, अपने दिल पे हाथ रख के बोलो कि आप लोग कॉलेज के प्रोजेक्ट क्या करते हो? चोरी तो करते हो एक तरह का, यहाँ से कॉपी करके वहां से पेस्ट करके और जमा कर देते Yes, हो। sir. Am I right ना सर? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं? अरे मुझे पता है ना कि क्या चलता है चारों तरफ। लेकिन सर देखो ये सच में बीएससी थर्ड ईयर में ये अपना जो प्रोजेक्ट था उसी प्रोजेक्ट को इसने रियल में ट्रांसफर कर दिया, और सच में मशरूम ग्रो करके कॉर्पोरेट जॉब से भी ज्यादा सैलरी मिल रहा है। तो नॉर्मल कॉर्पोरेट जब 40,000 50,000 आजकल प्रोवाइड कर रहा है ना, उससे भी ज्यादा अर्निंग हो रहा है इसका, ऊपर से खुद का चीज है। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है सर, आप मार्केट बनाना चाहोगे, जिस चीज का बोलोगे उस चीज का मार्केट बनेगा, बस आप पे दम होना चाहिए। चाहे मशरूम हो या मिठाई, फर्क नहीं पड़ता, इट्स फुल्ली डिपेंड ऑन यू। अब सोच ही तो प्रॉब्लम करता है, किसी को बोलो कुछ करने के लिए, कुछ करना नहीं है किसी को। अब जो है अलग बात, चलो सप्लायर्स इंटरमीडियरीज, ठीक है, कौन सप्लायर्स बनेगा, कौन इंटरमीडियरीज बनेगा, ऐसे बहुत सारा कहानी है। ये तो बस एक मशरूम तो एक बहाना था, बहुत सारा मतलब इतना कहानी है आप सोच के रह जाओगे। इंटरमीडियरीज, अच्छा मैक्रो एनवायरनमेंट में इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल लीगल है, टेक्नोलॉजिकल है, ग्लोबल है, सोशियो कल्चरल है। आज पॉलिटिकल बात में करेंगे सर। अरे सर अफगानिस्तान का खबर पता है ना आप लोगों को? यस सर Yes, sir. तालिबान। तालिबान, एग्जैक्टली। तो पॉलिटिकल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। কাবুল দখল করে নিয়েছে কাবুল। अरे काबुल क्या, पूरा अफगानिस्तान ही दखल हो गया। काबुल आ गया मतलब कंधार तो उनके पास पहले से ही था। अब काबुल एक दूसरा बिग सिटीज था जिसको भी ले लिया, और क्या। और एक्चुअली यूएसए छोड़ के चला गया, तो यूएस तो স্যার छोड़ना আজকে आज। আরেকটা নিউজ দেখলেন স্যার, আফগানিস্তানের আন্ডার 17 যে ফুটবল টিম আছে ওই টিমের একটা প্লেয়ার প্লেন থেকে পড়ে গিয়ে মারা গেছে, ঝাঁপ মানে পড়ে গেছে।
মোটামুটি নাকি? 60-70 তলা উপর থেকে। এ বাবা! ও একদম আফগানিস্তানের প্লেয়ার, মানে আন্ডার বুঝতে 17 এর পেরেছি। প্লেয়ার ইন্টারন্যাশনাল। আফগানিস্তানের প্লেয়ার, এটা জানি না অবশ্য। যাই হোক, তো খারাপ ব্যাপার কোনো প্লেয়ারের এরকমভাবে মারা যাওয়া, নট এ গুড থিং। ओके तो फिर पॉलिटिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, ग्लोबल सोशियो कल्चरल, डेमोग्राफिक फैक्टर्स, एवरीथिंग डिपेंड करता है। आज अगर अफगानिस्तान का खबर आप लोग देखते हो चारों तरफ से, आपको ज़रूर समझ में आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम है अफगानिस्तान में। और अगर आप समझते हो कि अफगानिस्तान का प्रॉब्लम क्या है, उसके ऊपर भी आप माइक्रो मैक्रो एनवायरनमेंट, स्पेशली मैक्रो एनवायरनमेंट तो आप इजीली समझ सकते हो कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, कि किस तरह से हम लोग इसमें रियलिटी बाइट के थ्रू से एग्जाम्पल्स में भी देखे थे कि किस तरह से स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस एंड थ्रेट काम करता है। हाँ, ये देखो सर, अपना स्ट्रेंथ को यूज करो, अपने वीकनेस को मिनिमाइज करो। अपने स्ट्रेंथ को यूज करो, वीकनेस को क्या करना चाहिए, मिनिमाइज करना चाहिए। कैपिटलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटी जब भी मिले उसको कैपिटलाइज करो। ये तो किसी को दिखता ही नहीं है नॉर्मली, मतलब अपॉर्चुनिटी क्या होता है वो तो समझ नहीं आता। गवर्नमेंट बैठे बैठे सब्सिडी देगा, वही अपॉर्चुनिटी, ऐसा फीलिंग है सबका कि सरकार हमें बैठे बैठे खाना खिलाएगा। अरे क्या खाना देगा, वही 2 टका किलो चाल और दाल, मतलब दिस इज द करेंट कल्चर। ओके, मुझे इस पे बहुत प्रॉब्लम है, मतलब इसलिए क्योंकि सर आपको खाना मिलता है। अरे सर आज के डेट में सबको खाना मिलता है, सबको खाना मिलता है, ऐसा कोई नहीं है जिसको खाना नहीं मिलता। अगर कोई नाटक कर रहा है कि मुझे खाना नहीं मिलता, राशन सिस्टम है हमारे देश में और सबके पास राशन जाता है, सबके पास राशन जाता है, सबका राशन कार्ड है, सबके पास। जो इंडिया का मतलब ओरिजिनल सिटीजन है सभी के पास है, बस उन्हीं के पास नहीं होगा जो इलीगल इमिग्रेंट्स है। जो इलीगल इमिग्रेंट्स है उनके पास नहीं होगा, जो कहीं से भी बॉर्डर क्रॉस करके इधर उधर से आके रह रहा है उनके पास नहीं हो सकता है। बट जो इंडिया का है, जिनका दादा परदादा लास्ट 50 साल से इंडिया में है, 20 साल से 30 साल से इंडिया में, उनको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। चाहे वो किसी भी रेस से हो, किसी भी कास्ट से हो, कोई भी जाति से हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर वो इंडिया का है तो इंडिया का है। तो आज के डेट में खाने का प्रॉब्लम किसी को नहीं है। हाँ, लिविंग स्टैंडर्ड्स में बात जरूर हो सकता है कि भाई क्वालिटी ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स, उसमें जरूर बात हो सकती है, उसमें गवर्नमेंट को भी बहुत कुछ करना है। बट खाने के लिए तो वो प्रॉब्लम नहीं है। कालाहांडी का खबर आप लोग जानते हो सर? कालाहांडी उड़ीसा, नाम सुने होंगे आप लोग? अरे कालाहांडी का नाम सुने हैं आप लोग? यस सर। नहीं जानते हो ना? ये देखो, उड़ीसा वाले लोग तो बात करेगा तभी ना सबको समझ आएगा। कालाहांडी, ये कालाहांडी उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट है। इस डिस्ट्रिक्ट में सिचुएशंस इतना खराब हो गया था एक टाइम पे, अभी सिचुएशंस काफी नॉर्मल हो गया है। लेकिन ये देखो सर, ये है कालाहांडी, ये बेसिकली ट्राइबल बेल्ट भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो सर इतना खराब सिचुएशंस हो गया था, ये मोस्ट प्रोबेबली सेंट्रल साधन उड़ीसा में दिख रहा है मुझे, ठीक है। कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पर मतलब खेती बाड़ी कुछ नहीं हो रहा था, ऐसा सिचुएशंस हो गया था। और मतलब खाना तक नहीं था। कालाहांडी के बारे में अगर आप केस स्टडीज करना चाहते हो तो आप जाके पढ़ सकते हो कि क्या रिसेंट ट्रेंड में স্যার এটা प्रॉब्लम। কি দারিংবাড়ি সাইডের ওইদিকে? हाँ, दारिंगबाड़ी से आसपास होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो उड़ीसा का मैप में जाके देख सकते हो, ठीक है। तो इसका बहुत प्रॉब्लम हुआ था रिसेंट ट्रेंड में। इंडिया में अगर किसी जगह में लोग बिना खा के मर रहा था तो उसमें इसका नाम सबसे पहले आता है। रिसेंट ट्रेंड का बात कर रहा हूँ, ठीक है। कालाहांडी एरिया में जो है कि रिसेंट ट्रेंड में इसके ऊपर ये एक बहुत बड़ा बात हुआ था कि कालाहांडी में ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। वो भी अभी का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 2000 के आसपास का बात कर रहा हूँ, जब कालाहांडी में प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, ठीक है। सिमिलरली कालाहांडी के साथ साथ हमारे वेस्ट बंगाल में भी एक जगह था जहां पर भी बात हो रहा था। जगह का नाम था सर आमलासोल। अगर किसी को पता है वेस्ट बंगाल के बारे में, आमलासोल बोल के एक एरिया है इन झाड़ग्राम डिस्ट्रिक्ट में करेंटली, वो एरिया में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। जो बेलपहाड़ी बोल के एक एरिया है, बेलपहाड़ी आमलासोल, वो एरिया में भी खाने वगैरह का बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, गरीबी बहुत ज़्यादा था, एकदम टोटली जंगल एरिया है। तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। तो बाद में गवर्नमेंट यहाँ के लिए अलग से गाड़ी वगैरह भेज के, मतलब अभी तो फुल्ली फॉरेस्ट एरिया है, लेकिन वहाँ पर बेसिक जो फैसिलिटीज, एम्यूनिटीज, जो बेसिक फूड का जो प्रॉब्लम है उसका प्रॉब्लम हुआ था। बट ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो चुका है, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स चला गया सर, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स खत्म हो गया कि यहाँ का प्रॉब्लम जो था वो शॉर्ट आउट हो चुका है। एक कालाहांडी का बात आया था और एक आमलासोल का। बाकी एज सच रिसेंट ट्रेंड में मुझे तो और कुछ याद नहीं आ रहा है, बाकी आप थोड़ा फाइंड करोगे तो आपको और पता चल सकता है। तो बेसिकली आप समझ ही रहे होंगे कि स्ट्रेंथ यूज करना है हमें अपने इकोनॉमी को स्ट्रांग करने के लिए। बिजनेस के बारे में भी सेम टू सेम कैपिटलाइज करो अपने अपॉर्चुनिटीज को, जो भी आपको मिल रहा है। हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी होते हैं हमें तो वो दिखता नहीं है, हमें बस यही दिखता है कि जो दूसरे के पास होता है। एंड न्यूट्रलाइजिंग दी थ्रेट्स,
आपके पास थ्रेट तो हर चीज का होता है, थ्रेट को न्यूट्रलाइज करो कि भाई जो थ्रेट आपके तरफ आ रहा है उस थ्रेट को आप न्यूट्रलाइज करो, न्यूट्रल करोगे तो थ्रेट से बच के रहियो, है ना। थ्रेट से हर किसी को बचना पड़ता है। जैसे मैं अफगानिस्तान के बारे में बात करूंगा, बट बिफोर दैट थोड़ा इसमें बात चर्चा कर लेते हैं। माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट में आपको पता ही होगा ना सर, माइक्रो एनवायरनमेंट मीन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। क्या है सर? माइक्रो मतलब स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आपका जो स्ट्रेंथ है, आपका जो वीकनेस है, वो आपका माइक्रो है। फैक्टर्स विच डायरेक्टली अफेक्ट द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द फार्म। हर एक बिजनेस का जो डे टू डे फंक्शनिंग है, वो डे टू डे फंक्शन डिपेंड करता है उसके स्ट्रेंथ पे, डे टू डे फंक्शन डिपेंड करता है उसके वीकनेस पे, ठीक है। अगर आप किसी पर्टिकुलर काम में वीक हो तो फिर वो आपका प्रॉब्लम है, और अगर आप किसी पर्टिकुलर काम पे आपका स्ट्रेंथ अच्छा है तो वो आपको मोटिवेट करेगा काम करने में। सिमिलरली अगर आप मैक्रो एनवायरनमेंट में बात करते हैं तो अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट ये दोनों ही आपके पास है, लेकिन ये मैक्रो एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। जैसे कि फैक्टर्स डिसाइड द ओवरऑल डायरेक्शन थिंकिंग ऑफ फार्म। मतलब मैक्रो एनवायरनमेंट ही है जो ओवरऑल डायरेक्शंस, आप किस तरफ जाओगे, आपका बिजनेस किधर मोड़ लेगा, आपका डिसीजन किधर जाएगा, नॉट जस्ट एज ए बिजनेस, एज ए कंट्री, एज ए इंडिविजुअल, हर चीज में फील कर सकते हो। यू कैन फील दिस पॉइंट इन एवरी केस, चाहे आप एक इंडिविजुअल के तौर पे सोचो, चाहे आप एक कंपनी के तौर पे सोचो, चाहे आप एक कंट्री के हिसाब से सोचो, ठीक है। तो फार्म का थिंकिंग, बिजनेस का थिंकिंग, कंट्री का थिंकिंग किधर जाएगा वो डिपेंड करता है मैक्रो पे। उस पे आपका अपॉर्चुनिटी क्या है और आपके लिए थ्रेट क्या है, दोनों काम करता है। सर अफगानिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है और अफगानिस्तान का थ्रेट क्या है, दोनों बताता हूँ, रुको। अफगानिस्तान का प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ, अभी बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या फैक्टर काम करता है, ठीक है। कंट्रोवर्सी तो नहीं करूंगा, बस मैटर आपके लिए जो भी रिलेटेड है, रेलिवेंट है, वही बताऊंगा। अच्छा, बिफोर दैट एक बार थोड़ा बिजनेस के बारे में बात हो जाए। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस कैन ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट इज रिलेटेड टू स्मॉल एरिया ऑफ इमीडिएट पेरीफेरी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो पर्टिकुलर बिजनेस का इमीडिएट पेरीफेरी है, मतलब जिसके लेके आप, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का एम्प्लॉय, आप जो हो, आप जो बिजनेस कर रहे हो, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है। माइक्रो एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस है ऑर्गेनाइज रेगुलरली एंड डायरेक्टली। आप रेगुलरली इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो और इसको रेगुलर इन्फ्लुएंस भी कर सकते हो। विद इन द माइक्रो और इमीडिएट एनवायरनमेंट इन विच ए फार्म ऑपरेट्स वी नीड टू एड्रेस द फॉलोइंग इश्यूज। क्या क्या है? एम्प्लॉइज ऑफ द फार्म, आपके कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं, देयर कैरेक्टरिस्टिक एंड हाउ दे आर ऑर्गेनाइज्ड। जो लोग आपके बिजनेस पे या आपके फार्म में काम करते हैं, इनका कैरेक्टर क्या है और वो कितना ऑर्गेनाइज्ड है। आप बात को समझ रहे हो सर? देखो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो, एक कंपनी उसके एम्प्लॉय से बनता है, ये बात तो मानोगे सर? हाँ, एक Yes, बिजनेस अपने एम्प्लॉय Yes, से sir. बनता है। हाँ, आज अगर आप टाटा बना है तो ऑब्वियसली उसके एम्प्लॉय के कारण। ओनर जो है वो तो ऑब्वियसली बिजनेस का इनिशिएटिव लिया है, बट उसको एक लीडर की तरह काम करना पड़ा, तब जाके आज टाटा बना है। ऐसे ही टाटा टाटा नहीं बन गया, ठीक है। जैसे मैं लास्ट दिन आपको नॉर्मल मिठाई शॉप के बारे में बात कर रहा था, बलराम मौलिक का, मैं उसी से एक एग्जांपल मेरे दिमाग में चल रहा है। एक स्वीट शॉप फैक्ट्री दिखाता हूं मैं आपको। स्वीट शॉप फैक्ट्री मतलब बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि स्वीट शॉप फैक्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, मिठाई दुकान का जो फैक्ट्री होते हैं वहां पर जो लोग काम करते हैं, उनके काम, वो किस तरह का सोच रहा है, वो कैसा मिठाई बना रहा है, उनके अंदर नॉलेज कैसा है, उस पर डिपेंड करता है ना कि उसका प्रोडक्ट कितना बिकेगा और कितना नहीं, ठीक है। जैसे मेरे सामने एक स्वीट शॉप है, ये केष्टपुर एरिया में है, बड़ा बाजार में भी उसका एक ब्रांच है, श्री कृष्ण स्वीट्स बोल के, ठीक है, बड़ा ही फेमस है दुकान। मतलब अपने आप को डे बाई डे एक ब्रांड की तरह बना रहा है। एक सेकेंड, लोकल दुकान है सर, लोकल दुकान है, बट अपने आप को ब्रांड की तरह बना दिया। স্যার এখানেও আছে, যাদবপুরে একটা দোকান আছে রসায়নী বলে, বিশাল ডেভেলপমেন্ট করেছে। सर वही मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे आपको खबर मिलेगा बहुत जगह में। जो नॉर्मल लोकल दुकान था, एक छोटा सा दुकान था, ठीक है, छोटे से दुकान से वो आज एक बड़ा दुकान बन गया, ठीक है। जैसे ये एक दुकान है, इनका कम से कम अभी कोलकाता में इनका 5 से 7 ब्रांच बना लिया काउंटर सिस्टम पे। इवन आजकल कोई भी इनके पास आता है तो लोग इसको पूछते कि ये कोई ब्रांड है, तो बोलते हैं यस दिस इज अ ब्रांड। मतलब कभी इससे पहले कोई किसी ने इसको ब्रांड सोचा नहीं था। लोग सोचते थे कि राधा रमन मौलिक ब्रांड होगा, ठीक है, बलराम मौलिक ब्रांड होगा, हल्दीराम ब्रांड होगा, बट ये भी अपने आप को ब्रांड की तरह बना रहा है। श्री कृष्ण बोल के, मिष्टान्न भांडर बोल के है, तो ऐसे श्री कृष्ण मिष्टान्न भांडर बहुत दिखेगा आपको, बट फिर भी एक आम साधारण सा सोच को एक मॉडर्न सोच में बदलना कोई नॉर्मल बात नहीं है। लेकिन मतलब देखो, श्री कृष्ण मिष्टान्न भांडर बोल के दुकान आपको बहुत दिखेगा बंगाल में,
हर बंगाल के हर एक गली में गांव में जाओगे ना, आपको श्री कृष्ण मिष्टान भंडार दिख ही जाएगा। স্যার সব মিষ্টির দোকানই ঠাকুরের নাম দিয়েই হয়, এটা हाँ, কেন আমি বুঝতে या পারছি तो रोखाकाली मिष्टान भंडार या फिर श्री कृष्ण তারা মা, मिष्टान কালী भंडार, মাতা, काली माता, तारक माँ। ऐसा करके। अरे ये इसलिए देते हैं बिकॉज नॉर्मली जो ट्रेडिशनल सोच के होते हैं वो ट्रेडिशनल काम करते हैं, और उनको लगता है कि जैसे ये देखो, ये हमारा एक सोच है कि भाई जो भी चलता है ऊपर वाले के कारण चलता है, ठीक है, ये मैं भी मानता हूँ। जो भी चलता है एक सुप्रीम पावर के कारण चलता है, हम लोग कुछ नहीं करते, हमें बस उनके हिसाब से चलना पड़ता है। तो कोई किसी को सपना देता है, मतलब कोई किसी को मतलब एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देता है कि भाई ये करो अच्छा चलेगा। आजकल मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम मॉडर्न पावर को भुला देता है, लेकिन वो भी जानता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हर चीज भगवान पे डिपेंड करता है, हर चीज एक सुप्रीम पावर पे डिपेंड करता है। एंड अल्टीमेटली सभी कोई, चाहे आप कोई भी दुनिया का रिलीजन देख लो, एक पर्टिकुलर जगह में जाके वो हर एक चीज सुप्रीम पावर पे ही छोड़ देता है। अब जो करेगा ऊपर वाला करेगा। अब ऊपर में कौन रहता है नहीं पता, नीचे कौन रहता है वो भी नहीं पता, हम बीच में है कि ऊपर में है कि नीचे है वो भी नहीं पता, बट फिर भी हम लोग बोलते जो भी करेगा ऊपर वाला करेगा। अरे ऐसा ही बोलते कि नहीं बोलते? यस सर। अभी ऊपर वाला को देखा भी नहीं देखा वो भी नहीं पता, बट फिर भी हम लोग बोलते हैं कि जो भी करेगा ऊपर वाला करेगा। अभी ऊपर वाला का इन द सेंस एक सुप्रीम पावर जो चलाते हैं सर इस संसार को, इस पूरा दुनिया को, इसलिए भगवान के नाम से, जिसका जो भगवान है अपने नाम से दुकान का नाम रखते हैं। ये एक पैटर्न है हमारे देश में, तो चलता ही है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब बड़ा सिंपल है सर, कि इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो अपने एम्प्लॉय पे डिपेंड करता है। एक मिठाई का शॉप कैसे चलेगा उस पर डिपेंड करता है, उनका एम्प्लॉय कैसे काम करता है वो डिपेंड करता है। आपका कस्टमर बेस ऑन विच द फर्म रिलाइज फॉर बिजनेस, कस्टमर बेस बढ़ाना चाहिए कि कम करना चाहिए, क्या लगता है? बढ़ाना चाहिए। तो कस्टमर बेस को बढ़ाने के लिए क्या आप कुछ सोच रहे हो? आपका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, अगर आप उसमें रुचि रखते हो, अगर आप अपने बिजनेस पे रुचि रखते हो, तो क्या आप अपने कस्टमर बेस को बढ़ाने के बारे में कुछ सोच रहे हो क्या? इंपॉर्टेंट ना। जैसे यस सर। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, चलो मिठाई शॉप छोड़ो, दूसरा बिजनेस में चलते हैं। सर आप लोग बिग बास्केट या ग्रोफर्स जैसे बिजनेस के बारे में तो सुने होंगे। यस एक छोटा सा एग्जांपल यूज करता हूँ। ये बिग बास्केट या ग्रोफर्स, आपको क्या लगता है कि ये लोग जो प्रोडक्ट हमें घर घर में डिलीवरी देता है, क्या ये कोई बेस्ट क्वालिटी होता है? मतलब जैसा इमेज शो करता है, क्या सच में इनका वैसा ही होता है क्या, या फिर मतलब जैसे मार्केट में मिलता है वैसा ही होता है, या कि कुछ खास होता है? अरे कोई स्पेशल चीज देते हैं क्या ये लोग, या फिर जैसे No, sir. मार्केट में मिलता है वैसा ही देता है? जैसा मार्केट में रहता है वैसा है। वैसा ही देता है। लेकिन फिर भी आप देखना, जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग में फ्रेंडली है, या फिर जो आजकल जो भी ड्यू टू कोविड के कारण भी लोग शॉपिंग बढ़ा रहे हैं ऑनलाइन में, इनको लगता है कि भाई इनका प्रोडक्ट जो है ये थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा। স্যার এটা আসলে এখন ট্রেন্ডিং চলছে বলে তাই ना ये ट्रेंड चलेगा सर, ये ट्रेंड चलेगा। ट्रेंडिंग चोल से बोले ना, ये ट्रेंड चलेगा। देखो सर, दुनिया बदल रहा है, और बदलती दुनिया के साथ हम सभी को बदलना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूं मैं कि हर चीज ऑनलाइन हो जाएगा, नहीं सर, हर चीज ऑनलाइन नहीं होगा। ये लोग भी जो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं से उठाते हैं और फिर आपको डिलीवरी करते हैं, इनका एक सिंपल सा सोच है, इनका एक सिंपल सा सोच है कि भाई आपका डेली का प्रोडक्ट मैं आपके घर तक पहुंचा दूंगा। आप लोगों को मैं एक सिंपल बात बताता हूँ। बिग बास्केट का जैसे एक कॉन्सेप्ट है, जैसे अब मैं मेरे ही एक स्टूडेंट्स को एक अच्छा आइडिया दिया था बिजनेस के लिए। मेरे को रोज बोलता था कि भैया ना मेरे को ना जॉब नहीं करना है, कुछ बिजनेस का आइडिया दो। तो मैं उसको एक अच्छा आइडिया दिया था। तो मैं एक बताता हूँ सर, ये आप लोग ब्रेड वगैरह जानते हो ना, ये बिग बास्केट डेली बोल के एक कॉन्सेप्ट आया है। यस सर। एक कॉन्सेप्ट आजकल चलता है बिग बास्केट डेली, ऐसा आई थिंक बहुत लोग जानते होंगे। मैं देख रहा था कुछ दिन पहले ही ऐड देख रहा था कहीं पर। ये ऐसे ही मैं बहुत कम लेता हूँ, अगर किसी कारण से, जैसे मेरा तबीयत इस बार थोड़ा खराब था तो मैं हमको ज़रूरत था तो मैंने ऑर्डर किया था, अदरवाइज मैं मार्केट से ही लेके आता हूँ। तो जब ज़रूरत पड़ता है तभी मैं लेता हूँ। तो एक ऐसा था बिग बास्केट डेली बोल के, तो वो क्या बेच रहा है, ब्रेड दे रहा है, दूध दे रहा है, और जो भी डेली का सुबह सुबह ज़रूरत होता है घर में वो चीज़। तो मैं उन लोगों को बोला था, मेरे दोस्त स्टूडेंट्स को, कि भाई आप लोग एक काम करो ना, आप लोग एक ऐसा बिजनेस चालू करो कि वो लोग पहले घर घर में ना पेपर भी सप्लाई करता था, ठीक है, मतलब। तो वो लोग भी मुझे पूछा था कि सर क्या करना चाहिए। मैं बोले देखो, आप लोग पेपर सप्लाई करते हो, पेपर के साथ एक काम करो, आप बोलो कि भाई आप लोग ब्रेड भी सप्लाई कर दोगे, मिल्क भी सप्लाई कर दोगे। तो पेपर के साथ साथ अगर ब्रेड मिल्क सप्लाई करोगे
तो सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं, ब्रेड मिल्क और साथ में हो सके तो फ्रूट्स लाइक बनाना टाइप्स। बोलो सर, न्यू टाउन एरिया में ये कैसा आइडिया था, न्यू टाउन सॉल्ट लेक में? परफेक्ट। ये मैं आज से 5 साल पुराना बात कर रहा हूँ आपसे, जब बिग बास्केट वगैरह इतना भी पॉपुलर नहीं हुआ था, ठीक है। इवन कोलकाता में जस्ट कुछ एरिया में चल रहा था, हर जगह में नहीं, 5 years बैक। तो वो लोग मेरा बात बोला कि दादा ये क्या बात कर रही है, आपने ब्रेड बेचने के लिए बोल रहे हैं। अरे ब्रेड नहीं बेचने बोला था, मैं तो बस डेली नीड्स का चस्का लगाने के लिए बोल रहा था कि जो डेली नीड्स है ये लोगों को आप मतलब लोगों को एक हैबिट करा दो कि भाई आपके थ्रू से जैसे पेपर डेली मिल जाता है, आपके थ्रू से डेली ब्रेड और मिल्क और बनाना भी मिल जाएगा, तो सुबह का नाश्ता का चिंता खत्म, ठीक है। तो कम से कम अगर 100 घर में ट्राई करने से, अगर मैं उनको बोला था, वो लोग 2 जन था, मैं बोला था कम से कम 50 घर तो आप कनेक्ट करो, 50 हाउस होल्ड। अगर 50 हाउस होल्ड में उनको इकोनॉमिकली भी हिसाब करके दिया था, फाइनेंशियली भी, कि क्या हो सकता है। सर देखो 50 हाउस होल्ड में डेली पेपर कितने का जाता है, 5 टका करके पर डे का पेपर होता है। बोलो एक एक घर से 250 का पेपर्स, न्यूज़पेपर का बात कर रहा हूँ। वो लोग मुझे बोला था कि वो लोग 50 हाउस होल्ड को सर्विस देता है, ठीक है। तो मैं उनको बोला था कि ठीक है, तो करेंटली तुम 50 हाउस होल्ड से ही चालू कर सकते हो। ऐसे मेरा एक स्टूडेंट्स अच्छा खासा इस तरह का सेम टू सेम काम करते हैं सर, और अभी तो कम से कम 3-4 वाटर प्लांट और इसका मालिक भी बन गया, ठीक है। वो यही बात को अपनाया अल्टीमेटली। तो 50 घर हाउस होल्ड है, 5 करके पेपर है, ब्रेड कितना करके हो जाएगा सर, सिंपल बताओ आप लोग, एक पैकेट ब्रेड कितना दाम हो जाएगा? 25 टका सर, 25। हाँ 25 रुपया। तो 50 हाउस होल्ड में अगर 25 करके कितना हो जाता है डेली का? सही किया क्या हिसाब? 50 ब्रेड पैकेट्स 25 करके 50 हाउस होल्ड के लिए 1250, और मिल्क का 1 लीटर मिल्क बताओ 60 रुपीज सर 45-50 रुपए। हाँ 50, चलो तो 50-50 कितना हो जाएगा? 2500। 2500, ठीक है। तो अच्छा बनाना छोड़ देते हैं 2 मिनट, चलो छोड़ो। तो 2500, 1250, 250 कितना हो गया, जल्दी बोलो। 4000। 4000, ठीक है। 4000 इनका सिर्फ ब्रेड हाउस होल्ड का, मतलब आपका क्या बोला मैंने, 30 হবে पर कितना? मंथ। हाँ 4000 डेली का, 4000 डेली का है ना, 4000 डेली का है। ये अगर 30 दिन ये लोग काम करता है, और देना ही पड़ता है, जो लोग पेपर सप्लाई का काम करता है ना, उनको तो डेली देना पड़ता है। सिर्फ नेशनल हॉलीडे जिस दिन पेपर बंद होता है उसी दिन वो लोग नहीं दे पाएगा, जैसे कि 15 अगस्त, 26 जैन, इस तरह का। तो 4000 इंटू 30 कितना हो जाएगा सर? 1,20,000। 1,20,000। ये 1,20,000 एक फैमिली का या 50 फैमिली का? 50 फैमिली का है ना, 50 फैमिलीज का करके हिसाब हुआ है। 1,20,000 ये मंथली सेल हो जाता है उनका। सर इनमें से कितना परसेंटेज रह जाता है प्रॉफिट के हिसाब से, बोलो सर। अगर ये सब बिजनेस में कम से कम 25-20% तो रह ही जाएगा मार्जिन, 15 से 20%। 1,20,000 का 20% कितना होता है? सर 24,000। सर एक स्टूडेंट लाइफ में 8,000 करके एग्जिस्टिंग, मैंने बिजनेस के लिए कुछ एक्स्ट्रा ज्यादा कुछ खर्चा करने के बोला ही नहीं था। मैं बस बोला था तुम लोग लोकल मार्केट से उठाना और उनको जगह सप्लाई करना, सिंपल बात था। तो वो लोग 2 जन था, तो कितना इनकम कर लेता वो लोग 2 जन? 12,000। मैंने इसलिए उन लोगों को बोला था बिकॉज वो लोग पेपर सप्लाई काम करता था पार्ट टाइम में, अपने पॉकेट इनकम के लिए करता था। तो लेकिन उनमें उनको 3-3,500 जो भी मिल जाता था पेपर का, जो भी डीलर था उनसे। लेकिन मैं उनको एक्स्ट्रा करने के लिए बोला था बिकॉज सेम काम था, बस उसमें थोड़ा बढ़ जाएगा। कुछ खराब आइडिया था क्या? नो सर। अब यही काम, अब यही काम, 50টা ফ্যামিলি থেকে যদি 100টা ফ্যামিলিতে যায় তাহলে अब सर 2,40,000 पहले 1 साल तो बिजनेस को बनाने दो, मैनेज करने दो, टाइम लगता है ना, ऐसे नहीं बन जाता, ठीक है। तो 1 साल तो पहले उनको समझते समझते चला जाएगा कि किस तरह से नीड को फुलफिल करें। फिर नेक्स्ट ईयर में शायद वो लोग 50 को 100 में बदल सकता है। पहले जो 50 पेपर का फैमिलीज था उन्हीं को लेके काम चालू करता, फिर धीरे धीरे बढ़ा देता। इतना हड़बड़ी किस चीज का था? बेसिक बात था कि बिजनेस को चलाना है, बिजनेस को आगे लेके जाना है। तो कस्टमर का बेस को बढ़ाने का बहुत सारा तरीका हो सकता है,
इवन जैसे मैं स्वीट शॉप के बारे में भी बोल रहा था, उसमें भी हो सकता है। मेरे ही फैमिली मेंबर्स में बहुत लोग हैं, मेरे रिलेटिव्स में बहुत लोग हैं स्वीट शॉप में, मैंने उनको बहुत बार बहुत कुछ बोला, बट किसी को कुछ अच्छा नहीं लगता, बिकॉज सबको ऐसे ही लगता है कि कुछ है नहीं। मतलब कुछ है नहीं तो क्या लोग मिठाई खाना छोड़ दिया क्या? नहीं, तो फिर दूसरा जिसको अपॉर्चुनिटी दिखता है वो ले लेता है, हल्दीराम ले लेता है, हाँ, राधा रमन मोहल्ली ले लेता है। ब्रांड ऐसे बनता है। ब्रांड बनाने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी दिखना चाहिए, है ना। अपॉर्चुनिटी आपके घर आके आपको नॉक करता है, बट आपको दिखाई नहीं देता, ये आपका प्रॉब्लम है, बिकॉज आपके पास वो आंख है ही नहीं। आपको तो लगता है जो 2 आंख आपको भगवान ने दिया जिसमें आप देखते हैं, लेकिन उसके अलावा और भी एक आंख होता है। बोलो तो कौन सा आंख? जिसको हम लोग शिव जी का तीसरा थर्ड आई बोलते हैं, जिसको हम लोग थर्ड आई कौन है, कौन सा है? देखना, जब भी हम लोग थर्ड आई का बात, हाँ एग्जैक्टली, जो हम लोग देख नहीं पाते, ठीक है, जो हम लोग देख नहीं पाते, जब भी हम कुछ सोचते हैं वहीं पर देखना प्रेशर आता है, ठीक है। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट में प्रेशर आता है ना, अब देखना कभी भी कुछ जबरदस्ती कुछ सोचने में, तो जबरदस्ती नहीं, कभी भी कुछ चिंता आता है ना, आप देखना सबसे पहले आपका वो जो जिस जगह में थर्ड आई होता है वही जगह पर आपका ना प्रेशर आएगा, और वो फीलिंग आपको आएगा कि भाई सोच हो रहा है आंखों से नहीं, थर्ड आई से सोच आ रहा है। तो एग्जैक्टली तीसरा आई बहुत जरूरी होता है सर, इसीलिए एक्चुअली शिव जी का थर्ड आई वही है जो दूर का देखने वाला कॉन्सेप्ट है। जो भी हो छोड़ो, माइथोलॉजी कोई माइथोलॉजी नहीं है, सब साइंटिफिक है, कभी बताऊंगा। अच्छा, हु आर फार्म सप्लायर्स, किससे लेके आप सप्लाई करोगे, एंड हाउ आर द लिंक्स बिटवीन द टू बीइंग डेवलप्ड, द लोकल कम्युनिटी विद इन विच द फार्म ऑपरेट्स, द डायरेक्ट कंपटीशन एंड हाउ दे परफॉर्म। हर एक चीज का एनालाइज करना, तब जाके आप माइक्रो एनवायरनमेंट में समझ पाओगे कि आपको करना क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है। आपको पहले जैसे देखो, जो स्टूडेंट लोगों को मैंने बोला था उनका स्ट्रेंथ क्या था, क्योंकि वो लोग सुबह उठता है, पार्ट टाइम के लिए अपने पॉकेट मनी के लिए वो लोग पेपर का सब डिलीवरी करता है, तो वो उनका स्ट्रेंथ था। लेकिन उनका वीकनेस क्या था बोलो तो, उनका वीकनेस क्या था? স্যার শুধু পেপার বিক্রি করবে, মানে এরপরে কিছু করবে না, সেই ভাবনা চিন্তাটাই। यस सर, उनका वीकनेस ये था कि उनका वीकनेस था कि वो लोग वो जो पेपर डिलीवरी कर নেক্সট কি করবে সেটার কোনো চিন্তা করে না, हाँ मतलब পেপার ছাড়া। चिंता कर रहा है, मतलब उनको ज्यादा पैसे का जरूरत है, दे नीड मनी, दे वांट टू अर्न मोर मनी, बट उस अर्निंग के लिए क्या करने से सही रहेगा वो सोचना उनके लिए मुश्किल हो जा रहा है। हाँ बोलो। ভাবতে পারছে না। हाँ एग्जैक्टली, मतलब सोच भी नहीं पा रहा है, और एक मन का डर भी रहता है कि क्या पता क्या कैसे करेंगे, मतलब एक जो वीकनेस, ठीक है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है, यही एक पॉइंट था कि घर घर में जाके बात करना, ठीक है, वो वीकनेस का काम कर रहा था। तो लेकिन देखो सर, जो काम मैंने बोला था वो और कोई नहीं कर पाएगा, बिकॉज ये वाला काम करने के लिए जो मैंने सोचा था, जो मैंने उनको बोला था, एक्चुअली उनके कहने पे ही मैंने बोला था। वो लोग बोल रहे थे कि भाई और थोड़ा पैसा कमाने का कुछ रास्ता बताइए, तो मैं उन्हीं के रास्ते में उन्हीं को पैसा कमाने का बोला था। उनका स्ट्रेंथ देख के मैंने उनको बोला था कि भाई आपके लिए तो ये सबसे बढ़िया रास्ता है। आज बिग बास्केट यही काम कर रहा है, आज बिग बास्केट यही काम कर रहा है। इवन एक बिग बास्केट अपने एक ऐप भी बनाया, बिग बास्केट डेली, अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत नजर डालते हो, एक ऐप भी बनाया, वो भी किसके लिए, अपार्टमेंट के लिए, जो कॉम्प्लेक्स होता है ना सर, उनके लिए बनाया, कि जो अपार्टमेंट होता है उनके लिए स्पेशली बिग बास्केट डेली बोल के, ये देखो सर, बिग बास्केट डेली ऐप। ये आज से 5 साल पहले मैं अपने स्टूडेंट्स को ऐसे ही बोल रहा था। ये देखो, स्टार्ट फ्रेश एवरी डे, क्या चाहिए होता है सुबह सुबह, देखो ब्रेड दिख रहे हैं, अंडा, ठीक है, मतलब एग, दूध, फ्रूट्स दिखाई दे रहा है। हाँ सर, यस सर। ठीक है, अब यही है आज का बिग बास्केट डेली, जो 5 साल पहले मैं अपने स्टूडेंट्स को सजेशन दे रहा था कि भाई कुछ अर्निंग करने के लिए, जब उन लोगों ने मुझे पूछा था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ देखो सर मैंने क्या सोचा था, वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी हमारे सामने होता है। देखो सुबह क्या क्या बेच सकता है, फ्रेश मिल्क, वेजिटेबल्स, फ्रूट, बेकरी, बेवरेज, ब्रेकफास्ट एंड स्नैक्स, फूड ग्रेन्स, ऑयल एंड मसालास, पूजा एसेंशियल्स, बेबी केयर, ब्यूटी एंड हाइजीन, क्लीनिंग एंड हाउस होल्ड, पेट केयर। सुबह सुबह जो एक फैमिलीज को चाहिए होता है वो सुबह सुबह देना चाहिए, ये सुबह का आइटम है। दिस इज अर्ली मॉर्निंग फैमिली नीड्स, और इसी के ऊपर बेसिस करके एक अलग बिजनेस सेगमेंट बिग बास्केट ने लॉन्च कर दिया। इसको बोलते हैं सर, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे सर, अपॉर्चुनिटी। हाँ सर, अपॉर्चुनिटी सामने ही होता है, बट हमें दिखता कहाँ है।
मेरे घर के सामने एक चॉप का दुकान है। चॉप समझते हो ना आप लोग? यस सर। दीदी तो स्पेशल। हाँ, नहीं दीदी स्पेशल नहीं, ये बंगाल स्पेशल। वो दीदी फालतू में अपना ब्रांड चॉप शिल्प बोल के खराब कर दिया चॉप दुकान वाले को। छोड़ो, ये बंगाल स्पेशल है। ये बंगाल का जो चॉप है, ऐसे नॉट जस्ट बंगाल, उड़ीसा का चॉप भी बहुत फेमस है, ठीक है। तो जो ऑयल फ्राई होते हैं ना सर, जिसको हम लोग चॉप बोलते हैं, बड़ा फेमस है, वो उड़ीसा का भी जो बहुत फेमस है। तो यही चॉप के ऊपर बेस करके मैंने एक दुकानदार था, मैं उनको बोला था कि दादा आप चॉप बेचते हो, तो चॉप के साथ वेराइटीज ऑफ चॉप भी बेचते हैं। तो मैं उनको बोला, एक दिन बोल रहे कि मार्केट अच्छा नहीं है। मैं बोला एक काम कर सकते हो दादा, मेरे दिमाग में एक आइडिया चल रहा है। बोले क्या? मैं बोली आपका चॉप ना टेस्टी है बहुत, आप एक काम करो ना, इसको बड़ा पाव में ट्रांसफर कर दो ना। मतलब चॉप के साथ साथ बड़ा पाव, आप लोग बड़ा पाव जानते हो ना सर? यस सर। हाँ? यस सर। मुंबई से स्पेशल है ना, ये मुंबई स्पेशल है। मुंबई में हर बच्चा, ये देखो ये बड़ा पाव के अंदर क्या डाला हुआ है, क्या डाला हुआ है सर बड़ा पाव के अंदर? चॉप ही तो है ये। तो और ये इस तरह का ब्रेड आजकल अवेलेबल है हर जगह में, है ना, घर के लिए लोग लेके जाते हैं। तो मैं उनको बस इतना बोला था कि आपका चॉप बड़ा टेस्टी है, आप थोड़ा सा चटनी वटनी लगा के और बीच में थोड़ा सा चॉप डाल दो और यही चॉप अगर आप 5 टका में बेचते हो, बड़ा पाव आपका 15 में बिक जाएगा। क्या रे, सही बोला कि नहीं? मिनिमम प्राइस मैक्सिमम 30 में बिक जाएगा, बट मिनिमम बोला मैं, रीजनेबल 15 रुपीज में तो बड़ा पाव बिक जाएगा। तो उसमें मेरे को लगा था कि उसमें उनका सेल भी बढ़ जाएगा और एक स्पेशल अट्रैक्शन के कारण न्यू जनरेशन अट्रैक्ट होगा, जो बच्चा जनरेशन है ना, वो अट्रैक्ट होगा कि यहाँ पर बड़ा पाव मिलता है जो हम लोग खाने के लिए लाइन लगाएंगे। तो ऐसे उनका चॉप का दुकान अच्छा चलता है, लेकिन उनका जो बिजनेस में मार्जिन नहीं बढ़ रहा है, स्टैग्नेंट हो गया है। तो वही इसीलिए मैं वो उनसे बात हो रहा था, बट उनको ये वाला रिस्क पता नहीं, उनको ये पसंद ही नहीं आया। मैं बोला दादा ये मुंबई में बहुत चलता है और ये चीज यहाँ पर भी चलेगा, बिकॉज ये नाश्ता आइटम के लिए बड़ा फास्ट रेडी, मतलब बहुत जल्दी हो जाने वाला है और बहुत सस्ते में लोग अपना नाश्ता फुलफिल कर सकता है, स्पेशली स्कूल गोअर्स, कॉलेज गोअर्स, इनके लिए तो बढ़िया है। क्या सही था कि नहीं? जिनका चॉप दुकान यस है, सर। क्या वो नहीं बना सकता? ये अलग से बड़ा पाव का स्टॉल मत लगाओ, चॉप दुकान के अंदर ही बड़ा पाव लगा दो, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा एडिशन हो जाता और बहुत ज्यादा मेहनत नहीं था, मुझे ऐसा फील हुआ था। पता नहीं उनको शायद ठीक नहीं लगा, तो जो भी हो ये लेकिन मैं तो नहीं चला रहा था, इसलिए मेरा अपॉर्चुनिटी से कोई फायदा नहीं है। बट मुझे जो दिखा था, उन लोगों ने उन्हें मुझे पूछा था, तो मैं उनको बोला अपॉर्चुनिटी दिखता है, ठीक है। एक लड़का है सब्जी वाले का बेटा, मैथ्स ऑनर्स लेके एडमिशन लिया है। तो मैं उनको बोला बहुत बढ़िया है बाबू कि तू मैथ्स ऑनर्स लेके एडमिशन लिया है, लेकिन पापा के बिजनेस में आके बैठता है वो। मैं उनको बोला कि पापा को एक काम करो ना, व्हाट्सएप बिजनेस ओपन कर दे। बोले वो क्या होता है? बंदा मैथ्स ऑनर्स करेगा आज के डेट में, मतलब आप लोगों के जनरेशन का ही है, आप समझ रहे हो ना। तो मैं उनको बोला कि पापा को एक व्हाट्सएप बिजनेस करके दे, बिकॉज सब्जी बिजनेस व्हाट्सएप में बहुत अच्छा चल सकता है। आप समझ रहे हो सर? सब्जी यस बिजनेस, सर, মানে লিস্ট ফিস্ট পাঠিয়ে দেবে ওখান থেকে ये सर ডেলিভারি হয়ে যাবে। एकदम व्हाट्सएप बिजनेस के अंदर पूरा का पूरा दुकान बनाया जा सकता है और इवन पेमेंट वगैरह सब कुछ हो सकता है, एकदम সে सिंपल পেমেন্ট सा है। ট্রানজাকশনও এখন হোয়াটসঅ্যাপ हाँ, চালু করে দিয়েছে না। एकदम पेमेंट ट्रांजैक्शंस भी हो जाएगा। तो मैं उनको बोला कि बेटा एक काम कर, तू अपने पापा को एक व्हाट्सएप बिजनेस करके, तो उसका पापा नहीं कर पाएगा बिकॉज उसका पापा थोड़ा ओल्ड जनरेशन के हैं, उनको मोबाइल का उतना पता नहीं है, और देखो सब्जी बेचता है, उतना पढ़ा लिखा नहीं है, नॉर्मल बात है। लेकिन बेटा मैथ्स ऑनर्स करने जा रहे हैं, तो इतना तो नॉलेज होना चाहिए। क्या लगता है आप लोगों को? जिसका बेटा यस सर। मैथ्स ऑनर्स करने के लिए सोच रहा है, क्या उसका बेटा कम अपडेटेड। से कम इतना तो कर ही सकता है? मतलब लेकिन उसके मन में वो बोला कि नहीं वो कैसे होगा। मैं बोले तुम लोग बिग बास्केट वगैरह जानते हो? बोले नहीं। मैं बोले ठीक है, तू कभी अगर बोलेगा, बोले नहीं नहीं मुझे ये सब नहीं करना है। वो मेरे को बोल रहे मुझे ये सब नहीं करना है। मैं बोले मैं तेरे को कहाँ बोल रहा हूँ तुझे कुछ करना है? तू तो बस पापा का व्हाट्सएप बिजनेस को मैनेज करेगा अपनी पढ़ाई के साथ साथ। कितना वक्त लग जाएगा सर इसमें? सारा दिन में 1 घंटा टाइम देगा, बन जाएगा उसका पापा মানে का স্যার ऑनलाइन। বিজনেস রিস্ক নিতে রাজি নেই। एक्चुअली उन्हें लगता है कि सब्जी बिजनेस मतलब खराब चीज, तो फिर बिग बास्केट तो सब्जी बेच रहा है, बिग बास्केट तो सब्जी बेच रहा है, आलू ही तो बेच रहा है, गाजर ही तो बेच रहा है, जो उनका पापा करता है। बिग बास्केट इसको एक ब्रांड वैल्यू दे दिया, इसलिए बिग बास्केट बन गया। वही चीज नॉर्मल सब्जी वाले को लगता है कि मैं सब्जी वाला बना, मेरा बेटा क्यों सब्जी वाला बनेगा? मतलब आप अपनी चीज को छोटा क्यों समझते हो? अब बात नहीं समझ रहे सर? हेलो, पॉइंट समझ यस में आ सर। रहा है ना?
ये प्रॉब्लम है। अपनी चीज को छोटा कैसे समझना। बिग बास्केट देखो, शायद बिग बास्केट कभी सब्जी वाले का बेटा है ही नहीं जिसने बिग बास्केट बनाया, लेकिन वो सब्जी वाला बन गया, फ्रेश कैरोट बेच रहा है आपको। ऐसा इमेज लगा कि फ्रेश कैरोट बेच रहा है, और वो भी बीच बीच में दाम बढ़ाने के लिए क्या करता है जानते हो? ऑर्गेनिक, क्या नाम लगा देता है? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक दाम लगा देता মানে है। যে একদম সেই সবজি মাঠ থেকে তুলে নিয়ে এসেই একদম রেখে नहीं नहीं, वो ऑर्गेनिक इसी को ऑर्गेनिक बता के बेच देगा। ये क्यूकम्बर है ना, 500 ग्राम 27 रुपीज। अब दूसरा जगह में थोड़ा क्यूकम्बर का जो इमेज है ना उसको थोड़ा बदल देगा, ठीक है, थोड़ा ग्रीन कर देगा, ये थोड़ा व्हाइटिश है थोड़ा ग्रीन कर देगा, और फिर आपको बोलेगा कि ये वाला 27 रुपीज 500 ग्राम का है, वो 33 रुपीज 500 ग्राम का है, वो ऑर्गेनिक है। लेकिन वो थोड़ी ना अरे ऑर्गेनिक सभी ऑर्गेनिक है, हाँ सभी चीजें नॉर्मल है। ऑर्गेनिक का चीज का दाम और बढ़ेगा 27 में, क्या उसका दाम कम से कम 47 हो जाना चाहिए। मतलब जो ऑर्गेनिक मतलब होता है कि हर चीज खेती में ही होता है। ऑर्गेनिक मतलब होता है जिसमें आपने मैन्योर जो यूज किया वो किसी भी तरह का रासायनिक यूज नहीं किया आपने, मतलब जो केमिकल वाला जो सार होता है ना वो यूज नहीं किया। नॉर्मल जो बेसिकली जिसको हम लोग काउ डांग वगैरह से बना हुआ होता है उससे बना हुआ है। अच्छा हाइब्रिड ना, हाइब्रिड नहीं है, किसी भी तरह का सार नहीं है उसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक मैनियर है, तब उसको ऑर्गेनिक बोलते हैं। लेकिन इतना प्रोडक्शन का मतलब उसका तो 500 ग्राम का दाम हो जाएगा कम से कम 50 रुपीज, डबल हो जाना चाहिए। ये सर नो তাহলে স্যার यस सर। স্যার তাহলে স্যার বিশ বাস্কেট যে কাজটা করছে যে সবজি নিয়ে সবজি দিতে যাচ্ছে যার যার অর্ডার আসছে বাড়িতে বাড়িতে, हाँ সেটা স্যার ফ্লিপকার্ট অ্যামাজন স্যার সেই জিনিসটাই তো করে। हाँ, एक ही तो काम करता है, वही तो काम करता है। স্যার কাজটা তো একই স্যার সবারই, हाँ যেটা ব্র্যান্ড নেম তৈরি করেছে একটা করে। हाँ, बस फेरी वाला है और क्या। फेरी वाला हाँ नहीं होता था घर घर में, हर एक माल জোম্যাটো 30 টাকা। যেমন हाँ जोमेटो भी वही करता যেমন है। সবাই স্যার हमारे অনলাইন। हाँ बस ऑनलाइन में, ये लोग ऑनलाइन में फेरी करता है और क्या करता है। लोकल ट्रेन में जो लोग बेचता है, हाँ झालमुड़ी झालमुड़ी करता है, वो जो करता है और ये जो करता है उसमें क्या फर्क है? ज्यादा फर्क तो कुछ है नहीं सर। তো জিনিসগুলো আলাদা স্যার। कुछ भी মানে अलग একদম नहीं है। না না স্যার अलग ওইটা कुछ না, মানে স্যার ফ্লিপকার্টের বিজনেস আলাদা, বিগ বাস্কেটের বিজনেস আলাদা, শুধু हाँ এইটাই वो अलग আলাদা है, वही मैं बोल रहा हूँ बस। তাদেরটাই। प्रोडक्ट सेगमेंट अलग है। প্রোডাক্টটা সেম, হ্যাঁ প্রোডাক্টটা স্যার সেম, একই জায়গা থেকে তো প্রোডাক্ট আসবে। हाँ सेगमेंट अलग है भाई, कोई ग्रोसरीज और स्टेशनरीज लेके बैठ गया, कपड़ा लेके बैठ गया, कोई सब्जी लेके बैठ गया, करता क्या है? और यही तो करता है। জিনিসটা একই। अब यही चीज जब প্রসিডিউর मैंने आज के डेट में सब्जी वाले का बेटा को जाके बोला कि भाई तुम ये कर सकते हो, अपने पापा के लिए एक व्हाट्सएप बिजनेस बना के दे सकते हो, उसमें क्या होगा कि आसपास का जो भी 5 किलोमीटर मतलब पैरामीटर में है, मतलब वो लोग क्या करेगा, पापा को व्हाट्सएप में ऑर्डर करेगा और पापा डायरेक्टली आके उनके घर पे जमा करेगा, है ना। और उनका भाई है, उनके पास मतलब है ह्यूमन रिसोर्सेस है जो डिलीवरी कर सकता है, करता भी है, बाई फोन करता है। मैं उनको बोला और थोड़ा ब्रांड बना लो, बोले उनको पसंद नहीं आया। उनका पापा बोले नहीं नहीं वो ये सब लाइन में नहीं आएगा। अरे भाई ये सब लाइन क्या, हाँ कल कल जाके मैथ्स ऑनर्स कंप्लीट करके बिग बास्केट में डिलीवरी बॉय बन जाएगा या फिर बिग बास्केट में मैनेजर बनेगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपना ही बिजनेस को बढ़ाने में प्रॉब्लम है। अब लोग प्रॉब्लम समझ रहे हो? थ्रेट, थ्रेट समझ में आया कुछ? यस सर। अपॉर्चुनिटी के साथ साथ थ्रेट भी देखो कि क्यों लोग बढ़ नहीं पाते, लोगों के मन में प्रॉब्लम कहाँ है। जिसका जैसा बिजनेस है, मैं आपको दोनों बिजनेसमैन के बारे में ही बता रहा हूँ। एक बिजनेस बिग बास्केट, दूसरा बिजनेस मेरे घर के बगल वाला सब्जी वाला, वो भी बिजनेसमैन है, वो भी अपना अपॉर्चुनिटी से बड़ा सब्जी वाला बना है अपने एरिया में। मैं रविंद्रपुरली मार्केट से लेता हूँ जो मेरे यहाँ का मार्केट का नाम है, वो भी सब्जी वाला है, उस मार्केट का सबसे बड़ा सब्जी वाला है, इतना तो मान के चलो। लेकिन उनको फार्दर ग्रो करने के लिए जो रिस्क लेना चाहिए, जो अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, वही में प्रॉब्लम है। जो बिग बास्केट देख लेता है तो बिग बास्केट बड़ा हो जाता है। आई होप सर समझ में आ रहा है आप लोगों को? हरे Yes, sir. ইয়েস স্যার। so basic yes sir. this is how business environment actually work in our day to day life. अब आप समझोगे तो अच्छा, नहीं समझोगे तो और अच्छा, और क्या बोले, ठीक है। जो समझ देखो भाई, फिर बाद में हम लोग क्या बोलते हैं कि सारा का सारा अपॉर्चुनिटी बड़ा आदमी लेके चला गया। हाँ अरे बिग बास्केट क्या पैदा होते ही बड़ा हो गया था कि अपॉर्चुनिटी बना के बड़ा हुआ? बताओ आप लोग। अपॉर्चुनिटी बना के। हाँ कल अगर कुछ मार्केट में ऊंच नीच हो जाता है तो बोलते हैं कि बिग कंपनीज आके नॉर्मल मार्केट को खराब कर रहा है, ऐसा बोलता है कि नहीं बोलता?
ऐसा बहुत ज्यादा बोलता है। अब लोग बिग बाजार तो जानते हो, ठीक है, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ बिग बाजार का। ये केजीपी बिग बाजार मतलब खड़गपुर में, मेरा घर के आसपास में, मतलब मेरा जो नेटिव है वो खड़गपुर सिटी मेरे यहाँ से सबसे नज़दीक था। तो जब मैं उस टाइम पे स्कूल में पढ़ता था तो कभी कभी जाता था खड़गपुर बिग बाजार। खड़गपुर बिग बाजार जब खड़गपुर में हुआ सर, तो मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं वहाँ का लोकल था, तो मुझे सब कुछ इसलिए पता है। ये खड़गपुर बिग बाजार है। तो जब ये खड़गपुर बिग बाजार बना, तो खड़गपुर बिग बाजार बनने के कारण, खड़गपुर एक स्मॉल टाउन है, सॉरी बिग टाउन है, स्मॉल टाउन नहीं, स्मॉल सिटी बोल सकते हो, बिग टाउन। तो खड़गपुर का जो लोकल मार्केट है उसका नाम है गोल बाजार बोल के। तो गोल बाजार मार्केट का जो बिजनेसमैन है वो लोग आपत्ति बोला कि अगर बिग बाजार हो जाएगा तो हमारा मार्केट खराब हो जाएगा। लेकिन आज तो बिग बाजार ही बिकने में कगार में आ गया। यस सर, अमेज़न खरीद लिया। आज तो बिग बाजार ही अपने आप को बेचने के कगार पे आ गया और दूसरे को बेच रहा है। मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई किसी को थ्रेट देता है, सब अपने अपने स्वॉट एनालिसिस पे चलता है, सबका अपने अपने स्वॉट एनालिसिस पे चलता है। जिस टाइम पे 2003-4 में जब बिग बाजार बन रहा था तो सभी को लग रहा था बिग बाजार आएगा तो उनका बिजनेस खराब हो जाएगा। उल्टा ऐसा हुआ कि सभी का बिजनेस अच्छा चला, बिग बाजार का ही बिजनेस उस हिसाब से नहीं चल पाया जैसा चलना चाहिए था, और बिग बाजार को ही दूसरे को बिजनेस सेल करना पड़ा। तो ऐसा बात नहीं है ऐसा बात नहीं है कि किसी के आने पे आपका कुछ खराब होता है। आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट करोगे तो फिर आपका भी चलेगा, आप भी बढ़ सकते हो। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर स्वॉट एनालिसिस, ठीक है। दिस इज हाउ माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट एक्चुअली वर्क इन अवर रियल लाइफ। जैसे देखो माइक्रो में कौन है सर, कस्टमर्स, वन हु पेज टू एक्वायर द प्रोडक्ट। ऑर्गेनाइजेशंस कंसिस्ट ऑफ ओनर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एम्प्लॉइज। मार्केट, प्राइस सेंसिटिव, मार्केट मैच्योरिटी, कॉस्ट स्ट्रक्चर। मार्केट एक ऐसा जगह है जहां पर आपका प्रोडक्ट सेल होता है, जिसमें प्राइस होता है, एक प्रोडक्ट का दाम होता है, चाहे वो मैगी का पैकेट हो या पेप्सी का या कोको कोला का या कैडबरी का। प्राइस सेंसिटिविटी, प्राइस सेंसिटिविटी में मुझे एक चीज के बारे में तो बोलना ही चाहिए, पेट्रोल डीजल। हाँ सर, यस सर। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया तो कार का सेल क्या हुआ सर? कम हो गया, घट गया। घट गया। हाँ, लेकिन सर Decrease। कार का सेल डिक्रीज हुआ, ये सर ना। पेट्रोल प्राइस अभी 100 रुपीज 101 करके ऑलमोस्ट चल रहा है, ठीक है, लेकिन इसके पीछे इंटरनेशनल रीजंस है। हाँ कितना बोलो? 107। 107, ओके, 107। लेकिन क्या सच में कार का सेल कम हुआ है या फिर एक पर्टिकुलर सेगमेंट का कार का सेल बढ़ गया है? सर जिसका इलेक्ट्रिक वाला हुआ उसका बढ़ गया। ये वाला कार देखो तो टाटा नेक्सॉन, ये इलेक्ट्रिक कार है ना सर टेस्ला तो मेरे सही। ठीक है, टेस्ला फॉरेन है, इंडिया वाला बोलो। टाटा का जो नेक्सॉन है हाँ सर, vehicle টাটার है। এখন চার্জারে স্যার পেট্রোল পাম্পে টাটার চার্জার বসিয়ে দিয়েছে দেখছি। हम्म? এই চার্জ দেওয়ার জন্য পেট্রোল পাম্পে हाँ দেখলাম একটা দিকে চার্জারে মেশিন বসিয়েছে টাটা। यस, पेट्रोल पंप है। हाँ, एचपी का सारा पेट्रोल पंप पे बिठा হ্যাঁ दिया है স্যার, सर। এই দত্তবনে একটা আছে না আমাদের পাতিবাবু দত্তবাগান, हाँ 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 দত্তবনে একটা এইচপি এতে বসিয়েছে স্যার। हाँ, एचपी का जितना सारा पेट्रोल पंप है सभी में चार्जर स्टेशन बैठ रहा है। अभी ये टाटा नेक्सॉन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ऑलमोस्ट 15 लाख के आसपास का इसका नॉर्मल प्राइस है। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या दाम है, वो रेंज चलता रहता है, लेकिन इनका सेल बढ़ गया है। उसमें गवर्नमेंट 1.5 लाख का सब्सिडी दे रहा है। 200 टका का रिचार्ज करने में 200 किलोमीटर गाड़ी भाग सकता है सर। 200 का चार्ज करो, गाड़ी 200 किलोमीटर जाएगा। सिटी के लिए तो जबरदस्त है सर, फॉर सिटीज पीपल, जो लोग शहर के अंदर गाड़ी लेके जाते हैं ऑफिस और डेली जाना जाना करता है, उनके लिए बहुत अच्छा है। এটা এখন স্যার 200 টাকায় দিচ্ছে, এটাও তো আস্তে আস্তে রেট বেড়ে যাবে না? कौन सा? नहीं नहीं, जो इलेक्ट्रिक का जो चार्जेस जो मैं बोला आपको, ठीक है, तो वो चार्जिंग करना तो आपके घर पे ही आप कर लोगे, नॉर्मल चार्जिंग में हो जाएगा। आपके घर का जो चार्जर है उसमें 10 घंटा लगता है, फास्ट चार्जिंग में 2 घंटा लगता है, ठीक है 2 घंटा में फास्ट चार्जिंग होगा। 100% चार्ज करने में जोर से जोर 200 से 300 टका खर्चा होता है, और एक बार फुल चार्ज करने में आपका तो गाड़ी बारिश 200 में तो नहीं किलोमीटर जा सकता है। हाँ बारिश में ये सब में हाँ, उसमें सब चलेगा। प्रॉब्लम होगा। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया जैसा कंट्री में बारिश तो होता ही रहता है, इवन हिल्स पे भी जाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बोलो। যেটা স্যার এই যে পেট্রোলের হয়েছে, আগে অনেক দাম কম ছিল, এখন হ্যাঁ আস্তে আস্তে দাম বেড়ে আজকে এই জায়গায় দাঁড়িয়েছে। हाँ এক সময় যখন এই
ব্যাটারি গাড়ি সবকিছু প্রচলিত হয়ে যাবে না মার্কেটে, তখন তো हाँ আস্তে আস্তে ব্যাটারিরও ডিমান্ড বাড়বে না, তখন তো অবভিয়াসলি চার্জেরও অ্যামাউন্ট বাড়তে থাকবে। नहीं सर, आप लोग एक चीज़ गलत कर रहे हो। पेट्रोल डीजल का गाड़ी का दाम नहीं बढ़ा है, पेट्रोल डीजल का गाड़ी का प्रॉब्लम नहीं है। पेट्रोल डीजल का कार बनाना तो सस्ता है, पेट्रोल डीजल कार सेम गाड़ी पेट्रोल डीजल में गाड़ी सस्ता पड़ेगा कॉम्पेयर टू इलेक्ट्रिक व्हीकल। हाँ यही सर। कार अगर आप पेट्रोल डीजल में लेने जाओगे तो 10 लाख में आ जाएगा, बट वही कार जब तुम इलेक्ट्रिक में लेने जाते हो तो उसका गाड़ी का दाम 15 लाख आ जा रहा है, 4-5 लाख ज्यादा। बट आपका गाड़ी का जो लॉन्जिविटी है, गाड़ी का जो रिकरिंग कॉस्ट है, मतलब पेट्रोल डीजल का प्राइस के साथ जो सेंसिटिविटी है, वो सेंसिटिविटी इसके साथ नहीं है। ठीक है, उल्टा इलेक्ट्रिक व्हीकल का दाम कम होगा, ज्यादा नहीं होगा, बिकॉज जैसे जैसे मार्केट में डिमांड सप्लाई एक रेंज में इक्विलिब्रियम होगा ना। अभी मार्केट में सप्लाई कम है, डिमांड हाई है, इसलिए प्राइस ज्यादा है। जिस दिन मार्केट में डिमांड सप्लाई गैप कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इसका प्राइस यही 15 लाख का कार 10 लाख में आ जाएगा, কমে যাবে তখন দাম। ऑटोमेटिकली एकदम कम हो जाएगा। जैसे ही लोगों को पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब ऑटोमेटिकली मार्केट में डिमांड आएगा और डिमांड आने से ही सब कोई शिफ्ट कर जाएगा। और यही फ्यूचर है सर, आपको मैं आज बता देता हूँ, 10 साल बाद आप लोग जहां भी रहोगे देख लेना, पेट्रोल डीजल इज नॉट आवर फ्यूचर, इलेक्ट्रिक व्हीकल ही आवर फ्यूचर है सर, और कोई उपाय नहीं है। তাই এটা পলিউশনও কম হবে। कोई पॉल्यूशन नहीं है, कम नहीं, पॉल्यूशन ही नहीं है, কম না স্যার, এতে পলিউশনই নেই এতে। पॉल्यूशन ही नहीं है, कम तो छोड़ो, नो पॉल्यूशन, किसी भी तरह का एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन नहीं है इसमें, स्पेशली वो जो गैस निकलना, ये सब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो जो भी हो, लेकिन करेंट मार्केट तो प्राइस सेंसिटिविटी पेट्रोल डीजल में तो चलता है, आप लोगों को पता है। मार्केट मैच्योरिटी, मतलब मार्केट में प्रोडक्ट अगर मैच्योर हो गया तो उसका मार्केट खत्म हो जाएगा तो दूसरा प्रोडक्ट आएगा, है ना। कॉस्ट स्ट्रक्चर मैटर करता है। इंटरमीडिएरीज, वंस हु एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड मार्केटर, मैन्युफैक्चरर और मार्केटर के बीच में जो ब्रोकर का काम करता है, ठीक है, जिसको हम लोग पाती लैंग्वेज में दलाल भी बोलते हैं, मार्केट में दलाली करता है, बट वो दलाल मतलब बेसिकली ब्रोकर, जो मीडिएटर का काम करता है। साउंड बैड बट यही चलता है। कॉम्पिटिटर, ये तो पता ही आपको, सप्लायर्स विद द बार्गेनिंग पावर अफेक्ट द कॉस्ट स्ट्रक्चर। तो ये दो दी एरियाज जिसके ऊपर डिपेंड करके आपका बिजनेस डिपेंड करता है ना। तो ये है माइक्रो एनवायरनमेंट। अब बात करूंगा सर मैक्रो में, ठीक है। चलो सर, मैक्रो में जबरदस्त चर्चा करेंगे सर। डेमोग्राफी मतलब पॉपुलेशन साइज, इनकम डिस्ट्रीब्यूशंस। सर पॉलिटिकल, गवर्नमेंट का पॉलिसी और लीगल लॉज। सर इकोनॉमिक, इंटरेस्ट रेट, लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। सर सोशल, ट्रेडिशनल बिलीफ्स एंड कल्चर। सर टेक्नोलॉजिकल, अपॉर्चुनिटी अराइजिंग, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। सर गवर्नमेंट, changes in policies and approach towards development. Sir legal, introduction of new law like GST, real estate regulation act, etc. And global, change in the world level political climate as well as environmental issues. World level political climate, जैसी बात वर्ल्ड लेवल पॉलिटिकल क्लाइमेट का आया, क्या आप लोगों को अफगानिस्तान का याद नहीं आया? हाँ सर, मुझे तो अफगानिस्तान का याद आ रहा है। यस सर। चलो सर, मैं आपको एक चीज बता, ওটাই প্রবলেম বেশি, बहुत प्रॉब्लम है सर। प्रॉब्लम बेसी नहीं है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अफगानिस्तान का जो इशू है, ठीक है, अफगानिस्तान का इशू क्या है, मैं आपको बस 2 मिनट में इसका पॉलिटिकल मतलब मैक्रो इकोनॉमिकल फैक्टर बताता हूँ। आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना अफगानिस्तान, ये देखो सर, दिस इज द वर्ल्ड। एक्चुअली ये एक टाइम पे इंडिया था। एक्चुअली ये पाकिस्तान ना अलग होता तो आज अफगानिस्तान का ये हालत ना होता। पाकिस्तान अगर हमसे अलग ना होता तो अफगानिस्तान का ये सिचुएशन क्रिएट ना होता। एक ब्रिटेन का एक पॉलिटिशियन था उस टाइम पे, डोरांड बोल के, जिन्होंने ये पूरा का पूरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनके बीच में जो बॉर्डर लाइन खींचा गया है ना सर, ये डुरंट लाइन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उन्होंने ही ये बॉर्डर बनाया था अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। और पाकिस्तान को भारत से अलग करके ब्रिटेन ने जो किया है, ठीक है, जिस तरह का मतलब बेसिकली पाकिस्तानी इस्लामी लीग उस टाइम पे जो मुस्लिम लीग चलता था हमारे यहाँ पर, तो उसके ऊपर डिपेंड करके पाकिस्तान अलग हुआ। और जैसे ही पाकिस्तान अलग हो गया, पाकिस्तान अलग होने के बाद अफगानिस्तान भी हमसे बिछड़ गया। अगर ये दिन ना देखना पड़ता, ये हिंदू कुश बराबर किया है। यहाँ पर जो माउंटेन रेंज है, आप लोगों को पता है ये माउंटेन रेंज, ये हिंदू कुश माउंटेन रेंज है सर, जिसको क्रॉस करने में अलेक्जेंडर का हवा टाइट हो गया था, पता है ना आप लोगों को? अरे यस सर, तुम लोग जानते हो ना, अलेक्जेंडर भारत का जो जिस हिस्से में आके उसका हवा टाइट हो गया था,
उसके बाद और वो क्रॉस नहीं कर पाया झिलम के किनारे, झिलम जानते हो ना, ठीक है, मैं आपको Yes, लेके sir, जा रहा हूँ झेलम सर, ठीक है, मैं आपको लेके जा रहा हूँ सर। स्वट, ये स्वट जगह देख रहे हो सर, ये वही जगह है जो यूसुफा मलाला जी, अरे नाम जानते हो कि नहीं यूसुफा मलाला यूसुफा जी का? अरे जो जिनको नोबेल मिला है, जिन्होंने तालिबान का गोली खाया है। अरे अरे तुम लोग मलाला को नहीं जानते? इनको, ये सबसे कम उम्र में गोली खाने वाली लड़की थी जिन्होंने तालिबान के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ा था, बच्चे को शिक्षा दे रहा था, लेकिन तालिबान बोल रहा था कि नहीं, लड़की लोग एडुकेट नहीं हो सकता। जानते हो आप ये लोग? सर 22-23 বছরের মধ্যেই মারা গেছিল এ। नहीं, इसको ये गोली खा के जिंदा रह गया सर, ठीक है, इनको नोबेल मिला है, अभी तक वर्ल्ड का सबसे कम उम्र में नोबेल पाने वाली लड़की है ये, ठीक है। जब इनको नोबेल मिला था तब उनका उम्र था 14 या 16 ईयर्स, ठीक है, अभी 24 की है, अभी तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में पढ़ती हैं, ठीक है। ये देखो, ये मलाला इज ए पाकिस्तानी एक्टिविस्ट फॉर फीमेल एजुकेशन एंड यंगेस्ट नोबेल प्राइज लॉरेट, ठीक है। तो ये है मलाला यूसुफा जी, इनका घर यहीं पर है, स्वट पे। स्वट पे तालिबान अपना शासन जता रहा था सर, लड़की लोगों को एजुकेशन लेने में रोक रहा था, रोक मतलब भयंकर रोक टोक, और रोकने का ऐसा हद पार किया तालिबान ने कि ये देखो, नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान वेयर द लोकल तहरीक ई तालिबान पाकिस्तान हैड एट टाइम्स बैंड गर्ल्स फ्रॉम अटेंडिंग स्कूल्स। इनका और इनका पापा एक स्कूल चलाता था जहां पर वहां का लोकल लोगों को शिक्षा दिया जाता था। इनके स्कूल पे अटैक हुआ और इन पे अटैक किया, इनके कान के नीचे गोली लगा था सर। तुरंत इनको पाकिस्तान गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह कुछ उनको फॉरेन लेके चला गया। ये देखो नोबेल ले रहा है सर, देख रहे हैं ना सर, यस सर। इनका पापा है, यस एक सर। छोटा सा स्कूल चलाता था स्वाट प्रदेश में। ये है स्वाट, जो स्वाट के बारे में मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। सर क्यों दिखा रहे हो सर? ये देखो, ये है स्वाट, ठीक है, दिस इज, ये हिंदू कुश के बगल में है, ये है हिंदू कुश माउंटेन, ठीक है सर, एकदम सिनारी की तरह है, आप बिल्कुल चिंता ना करो, इतना ब्यूटीफुल शायद आप सोचे भी नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हमेशा से इंडिया का पार्ट हुआ करता था, लेकिन जैसे ही वो अलग हो गया ना, ठीक है, उसके बाद से अफगानिस्तान का भी प्रॉब्लम वही बढ़ गया। अब ये तो पुराना हिस्ट्री है, लेकिन रिसेंट कहानी क्या है? तो रिसेंट कहानी ऐसा है कि यहाँ पर तालिबान आ गया, यूएसए अफगानिस्तान पे अपना कंट्रोल छोड़ रहा है, अच्छा कर रहा है, छोड़ना भी चाहिए, लेकिन तालिबान का जो प्रॉब्लम है ना, ये एक्सट्रीमिस्ट है, तालिबान एक्सट्रीमिस्ट है, लोगों को बहुत ज्यादा दबाव में रखते हैं, अपना रूल्स रेगुलेशंस के ऊपर लोगों को बंदूक के नोक के नीचे रखता है, ये प्रॉब्लम है। लड़की लोगों को तो कोई रेस्पेक्ट नहीं है सर, कोई रेस्पेक्ट नहीं है, लड़की लोगों के लिए कोई रेस्पेक्ट नहीं है। लड़की घर पे रहेगा, लड़की कुछ नहीं करेगा, जो भी करेगा लड़का के कहने पे करेगा, ऐसा, मतलब आउट ऑफ इमेजिनेशन, मतलब ऐसा दबाव है, और लड़का लोगों का भी बहुत सारा दबाव है। जो भी हो, ये अफगानिस्तान का करंट सिचुएशन, इसका पॉलिटिकल सिनारियो मुश्किल का है। एक फेमस अफगानिस्तानी एक न्यूज रिपोर्टर आज ही बोला है कि उनको ऑफिस नहीं जाने दे जा रहा है, क्योंकि वो नहीं जा सकता, क्योंकि अफगानिस्तान में लड़की लोग कोई भी काम नहीं कर सकता। ये तालिबानी रूल्स है, और भी बहुत सारा नियम है, मैं हर नियम के बारे में बोल नहीं सकता, बट जो भी टफनेस है वो टफनेस भयंकर टाइप का है, इतना भयंकर कि बेसिक जो इंसानी तौर पे जो बेसिक फ्रीडम है ना, वो बेसिक फ्रीडम नहीं है। तालिबान बंदूक के नीचे सबको रखता है। अब ये खराब बात है ना, आप किसी को बंदूक के नीचे नहीं रख सकते इस तरह से। तो जो भी हो, जीने का हक सबको है, लेकिन करंट अफगानिस्तान का सिचुएशन, ये स्वाट भी वही, जैसे मलाला ने आवाज उठाया था उसके कारण मलाला को भी गोली खाना पड़ा था, वो अलग बात कि मलाला जिंदा रह गया, ठीक है। ये देखो, देख रहे हैं ना सर, ये भी अफगानिस्तान के बॉर्डर एरिया में ही पड़ता है स्वाट, नॉर्दर्न अफगानिस्तान बॉर्डर एरिया में पड़ता है। तो ये पूरा का पूरा एरिया ना एकदम भयंकर सिचुएशंस में है करेंटली। जो भी हो, लेकिन भगवान, मैं तो यही चाहता हूँ कि अंदर से कि धीरे धीरे अफगानिस्तान ठीक हो जाए। मैं क्यों, पूरा दुनिया यही चाह रहा है कि अफगानिस्तान में, लेकिन सर मैं इसके पीछे एक ही मैटर को मानता हूँ कि पूरा का पूरा जो भी प्रॉब्लम है ना दुनिया भर का, ये सभी प्रॉब्लम का जड़ वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जिनको हम लोग बहुत ज्यादा प्रेज करते हैं। ये यूरोपियन नेशंस, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, यही लोग हैं हर प्रॉब्लम का जड़। ये कभी ना आता ना इधर, तो ये सब कंट्रीज में कभी प्रॉब्लम ना होता, कभी प्रॉब्लम ना होता। अपना प्रॉब्लम जितना था, लेकिन अगर यूरोपियन नेशंस कभी ना आता ना, ये जहां जहां आके झंडा गाड़ा है, वहीं वहीं पर प्रॉब्लम बढ़ा है।
आप लोग शायद अभी नहीं समझ पाओगे यूरोप कितना बड़ा भयंकर है, ये इन्हीं के कारण आज ये साधु बन रहा है। आज देख के लगता है कि यूरोप सब कुछ शांति चाहते हैं, लेकिन यही लोगों के कारण अशांति है, इनके कारण ही आज ये सिचुएशन है। आप कभी हिस्ट्री में झांक के देखो, क्या जरूरत था भाई तुमको इंडिया आने का, क्या जरूरत था तुम्हें पाकिस्तान अफगानिस्तान। এরাই এখন ছেলে মেয়েদের সিঙ্গেল ভাবে ভিসা দেয় না ইউরোপে আসতে গেলে, মানে কাপল হলে তবে দেয়, না হলে ভিসা দেয় না সহজে, মানে আনম্যারিড কোনো ছেলে বা মেয়ে এলে। अरे वो तो छोड़ो, वो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं बस इतना कह रहा हूँ कि ये अगर ब्रिटिश ना आता तो पाकिस्तान अलग ना होता, पाकिस्तान अलग ना होता तो पाकिस्तान तो कुछ था ही नहीं। बांग्लादेश पाकिस्तान को अलग किसने किया, ब्रिटिश ने भड़काया। श्रीलंका के अंदर तमिल के साथ सिंघलीज का प्रॉब्लम है, तमिल टाइगर्स का प्रॉब्लम, आई डोंट नो आप लोग जानते हो कि नहीं, ये अलग कहानी है। पूरा का पूरा इकोनॉमिकल जो पॉलिटिकल सिनारियो है अफगानिस्तान पाकिस्तान, मतलब बेसिकली फ्रॉम अफगानिस्तान टू म्यांमार including Sri Lanka, this is called Indian subcontinent, this is called Indian subcontinent, ठीक है। ये पूरा का पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट को प्रॉब्लम में डाला यूरोपियन नेशंस ने, और उनके कारण आज हम लोगों का मारपीट। चाइना के साथ हमारा रिलेशन कभी खराब नहीं था, हम लोग बना लेते अपना रिलेशन, हम लोग अपने जैसा बन जाते। आज यूरोप वर्ल्ड में राज करता है, आज एशिया में वर्ल्ड में राज करता, हम लोग भी डेवलप हो जाते, हम लोग भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री इजीली जाते जैसे हम लोग पहले करते थे। चाइना का हर एक लोग इंडिया में आके पढ़ाई करता था, नालंदा में, तक्षशिला में, आई डोंट नो आप लोग जानते हो कि नहीं, बट हमारा पूरा का पूरा सिनारियो बिगाड़ के रख दिया यूरोपियंस ने आके। मैं तो इन्हीं को विलेन मानता हूँ दिल से, बट हाँ करंट सिनारियो तालिबान जो कर रहा है वो खराब बात। तालिबान को हर मैटर को थोड़ा नॉर्मल करना चाहिए, नहीं तो मुश्किल है। कोलकाता में जो अफगानिस रहते हैं, कोलकाता में बहुत सारे अफगानिस रहते हैं, मतलब इंडिया के अंदर, उनका मानना है कि इंडिया के अंदर जेल में डाल दो पर अफगानिस्तान ना भेजो। समझ रहे हो, ऐसा बोल रहे हो सर, मतलब ऐसा मैक्रो एनवायरनमेंट क्रिएट किया है अब तालिबान ने। बोलते हैं इंडिया के अंदर जेल में डाल दो, रह जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट अफगानिस्तान मत भेजो, ऐसा सिचुएशंस क्रिएट किया है। जो भी हो, आगे देखो सर। डेमोग्राफिक पॉलिटिकल के कारण ही मैं बोल रहा था, गवर्नमेंट का पॉलिसीज। ऐसे रिसेंटली तालिबान ने बोला है कि वो लोग लड़की लोगों के लिए या फिर जो भी टफनेस जो रखा है लोगों के मतलब नॉर्मल लाइफ में, उसको थोड़ा सा नॉर्मल करेगा। अब देखो क्या करता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या होता है। अब इसके ऊपर डिपेंड करके आप लोग चलो एक और बात कर लेते हैं। सोशल मैटर तो छोड़ो, आप लोग समझ ही गए हो। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सर, अफगानिस्तान के ये सिचुएशन के कारण इंडिया में एक पर्टिकुलर बहुत सारे चीजों का बिजनेस में प्रॉब्लम हो गया है। बता सकते हो क्या चीज का बिजनेस में प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है? सर अफीम। सर अफीम तो मेडिकल यूज के लिए वो तो है, वो एक रीजन है, बट और सर अफीम एक अच्छा बात बोला, मतलब ओपियम या पोस्तो जहां से बनता है वो तो अफगानिस्तान में बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है। ड्राई फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स सर, खेजूर खेजूर एरकम सर। खजूर नहीं सर, वो अखरोट, पिस्ता, ये सब हमें अफगानिस्तान से ही मिलता है। ये अफीम का प्रोडक्शन सर, ठीक है। ये ऐसा देखने में होता है, पोस्तो या ओपियम, ठीक है, बहुत सुंदर देखने में होता है। ये जब रॉ रहता है, इस यहाँ से लैटेक्स निकाला जाता है और यही अफीम बनता है। चलो अलग बात है, बट इनका प्रोडक्शन में ही प्रॉब्लम। साथ में अखरोट, पिस्ता, इसका मार्केट में प्राइस बढ़ गया सर। क्यों? बिकॉज अफगानिस्तान प्रॉब्लम में है अभी। जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं होता, इंडियन मार्केट में भी इसका दाम बढ़ेगा, नॉट जस्ट इन इंडियन मार्केट, पूरा का पूरा वर्ल्ड में बढ़ेगा। बिकॉज अफगानिस्तान का जो हम लोग उनको काबुली वाला बोलते थे सर, काबुल से आते थे ना, इसलिए काबुली वाला बोलते थे। जानते हो आप लोग, बंगाल में इसका बहुत कल्चर है। काबुली वाला अभी भी बहुत सारा काबुली वाला रहते हैं, उनको यहाँ पर खान्स कहा जाता है। बहुत सारे काबुली वाला अफगानिस्तान से बहुत लोग यहाँ पर आके एक टाइम 1840 से रहते हैं और बहुत अच्छे से रहते हैं और बहुत प्यार से हम लोग हमारे यहाँ पर रहते हैं। अफगानिस्तान लोग खान्स बोलते हैं उनको, ठीक है। एक्चुअली खान्स होते हैं, नॉर्मली पठान्स होते हैं, पास्तून होते हैं, ठीक है, पास्तून होते हैं, मतलब यहाँ का जो लोग होते हैं अफगानिस्तानी जो लोग होते हैं पास्तून होते हैं, ज्यादातर पास्तून भाषा में बात करते हैं। ये शाहरुख खान, ये लोग भी पास्तून है, ठीक है। तो एक अलग ही बात है, एक अलग ही रिलेशन। अफगानिस्तान के साथ हमारा बहुत पुराना रिश्ता है सर। इनका जो कैपिटल है ना सर, कंदाहार, आप लोग नाम सुने हो? यस सर। ये इसका नाम अभी कंदाहार हुआ। कांधार अभी नाम हुआ इसका, ये नाम एक्चुअली गांधार था। गांधार, गांधार मतलब
अरे महाभारत में आप लोग गांधारी का नाम सुने हो ना? यस सर। गांधारी, हाँ, कौरव का जो गांधार मतलब जो शकुनी मामा थे, ठीक है, उनका राज्य था गांधार। वो गांधार का नाम बाद में चेंज होके कंधार हो गया। ये गांधार है ये। जो भी हो, चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। बहुत पुरानी रिलेशन है हमारे साथ। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड सर चेंज इन वर्ल्ड लेवल पॉलिटिकल क्लाइमेट एज वेल एज एनवायरमेंटल इश्यूज। मैं ये सब कहानी आपको ऐसे नहीं बता रहा हूँ सर, सबके पीछे रीजन है, तभी कहानी सुना रहा हूँ, हिस्ट्री बता रहा हूँ। क्या आप लोगों को समझ आ रहा है सर? हेलो? यस सर। Yes, sir. यस सर। This is how micro and macro environment actually work in real life. Okay, मैक्रो एनवायरनमेंट भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है सर। प्रे करते हैं बस इतना ही ऊपर वाले के पास कि अफगानिस्तान में नॉर्मल मतलब तो नॉर्मल हो जाए सब कुछ। बहुत सुंदर जगह है सर, बहुत ब्यूटीफुल है। স্যার তালিবান তো এখন অত সহজে ছাড়বেও না, नहीं, যাবেও না। तालिबान तो नहीं जाएगा, तालिबान ही उनको चलाएगा। এখন যদি কোনো ওয়ার্ল্ড ওয়ার যদি না মানে ওয়ার যদি না হয় তাহলে এরা যাবেও না, কারণ এরা সংখ্যাতে তো প্রচুর পরিমাণে আছে। আমি एक्चुअली এদের সেদিনকে দেখছিলাম, পেপার ঘাটছিলাম, দেখলাম তো এরা প্রথমে নাকি 50 জন মানে 1990 এতে এসেছিল, তারপরে এরা সব পাকিস্তান চায়না পাকিস্তান, হ্যাঁ পাকিস্তান সাপোর্ট করে এদেরকে তৈরি সাপোর্ট করে এর সেই জয়সি মোহাম্মদের সব ট্রেনিং হয়েছে, হওয়ার পরে অনেক পরিমাণে তারপরে আফিম ফাফিম বিক্রি করে এরা সেই এত টাকা ফাঁকা করেছে, 400% মুনাফা করেছে। अरे बहुत দেখছিলাম। अब तालिबान देखो एक ही है कि भाई अगर तालिबान मतलब बेसिकली ह्यूमन राइट्स को बचाते यही काफी है। मतलब बेसिक इंसान का जो जीने का तरीका है कम से कम उतना कर दे आज के डेट में, और कुछ नहीं चाहिए। बाकी समय के साथ साथ जो वहाँ का कल्चर है वो बस जाए। अफगानी कल्चर अलग है, पाश्तून कल्चर जो है, पाश्तून कल्चर बस जाए, ठीक है। मतलब वहाँ का जो है वो ही कल्चर में वो लोग बढ़े, दूसरे का कल्चर अडॉप्ट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। बट आप बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं छीन सकते, ये मत छीनो, बस यही और क्या चाह सकते हैं आप। ये यूएस ने सही किया, वो उसको छोड़ के आज नहीं तो कल जाना ही था, कितना दिन तक करेगा। ओके सर, एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट, this is also known as the task environment and affects business and marketing at daily operating level. While the changes in the macro environment affect business in the long run, micro environmental changes are noticed immediately. Organizations have to closely analyze and monitor all the elements of micro environment. जैसे मैं आपको बोला कि आपका कस्टमर्स कौन है, आप कस्टमर्स के साथ कैसे बढ़ाते हो, अपने कस्टमर्स को कैसे इंप्रूव करते हो, याद है ना सर? अरे बिग बास्केट की कहानी, वेजिटेबल वाले की कहानी, यस सर। एक साथ इतना कहानी होता है कि आप लोग भूल जाते हो। कॉम्पिटिटर्स को भी तो मात देना है सर। जैसे यहाँ पर एक अच्छा एग्जांपल दिया, कॉम्पिटिटर्स फॉर एग्जांपल इन इंडियन शैम्पू मार्केट देयर आर सो मेनी कॉम्पिटिटर्स हु आर कॉम्पिटिंग इंक्रीज फॉर देयर मार्केट शेयर। एट द सेम टाइम competition can also be indirect. For example, competition between Holiday Resort and car manufacturing company. Holiday Resort and a car manufacturing company for available discretionary spendable income of affluent customer is indirect competition. सर हॉलिडे रिसोर्ट के साथ कार मैन्युफैक्चरिंग का क्या कनेक्शन है? हाँ सर बता सकते हो? डायरेक्ट कंपटीशन शैम्पू के बिजनेस के अंदर शैम्पू का कंपटीशन चल रहा है, ठीक है। हॉलिडे रिसोर्ट के साथ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का क्या कनेक्शन है? तो बता सकते हो? कंपटीशन बिटवीन हॉलिडे রিসর্টের সাথে মানে সেই মানে বলে যাতে ওলা উবেরের কাজের মতো করবে সেই রকম কিছু। किसी को समझ में आ रहा है सर? क्या कोई कनेक्शन जोड़ सकते हो? इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशंस है हॉलिडे रिसोर्ट के साथ कार मैन्युफैक्चरिंग। মানে কোনো একটা ভালো হাইফাই হোটেল বা কোনো রিসর্টে ধরুন এরকম কানেকশন আছে, এবার কোনো কাস্টমার ধরুন আসছে সেখান থেকে পিক আপ করা বা এরকম কোনো কানেকশন, तो वो तो कंपटीशन नहीं हुआ, वो तो कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। कंपटीशन मतलब या तो ये लेंगे या तो वो लेंगे, तुम तो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो। স্যার লাক্সারি কার গুলো কেনা আর হলিডে রিসর্ট কোন ব্যাপার আছে? हाँ लग्जरी कार के ना আর হলিডে রিসর্ট মানে মানে আপনি যদি কোনো ট্যুরে যেতে চান বা কোনো হোটেলে স্টে করতে চান আপনার উপর ডিপেন্ড করছে এরকম। सर बात नहीं समझे आप। अगर आप हॉलिडे मतलब मेरा कहने का मतलब है कि कार मैन्युफैक्चरिंग मतलब अगर कोई कार है तो कार के थ्रू से आप होटल में जाके रुकोगे।
बट ये तो अच्छा बात हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। अगर आपके पास कार है तो आप होटल में डिफरेंट জিনিস মানে একদমই দুটো ডিফারেন্ট জিনিস মানে कंपटीशन है इनके बीच में, इनडायरेक्ट कंपटीशन है इनके बीच में, मतलब एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता करता है, कंपटीशन करता है, दो डिफरेंट चीजें हैं। किस तरह का कंपटीशन? शैम्पू मार्केट में कंपटीशन तो समझ में आ रहा है ना सर, एक शैम्पू कंपनी दूसरी शैम्पू कंपनी के साथ तो कंपटीशन करेगा, है ना। हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी शैम्पू है, J&J का भी, जॉनसन एंड जॉनसन का भी है, प्रॉक्टर गैम्बल का भी है, लोरियल का भी है, कॉलगेट पामोलिव का भी है, ठीक है। ये तो अपने अपने बीच में कंपटीशन करेगा ही। लेकिन यहाँ पर बात यह सर कि कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ हॉलिडे रिजॉर्ट का क्या कंपटीशन है सर? बात कुछ ऐसा, सपोज मानो कि एक हॉलिडे रिजॉर्ट में फैमिली लेके 3 दिन 4 दिन या 1 हफ्ता रहने का क्या खर्चा होता है? हॉलिडे रिजॉर्ट मतलब अच्छा खासा हॉलिडे रिजॉर्ट का बात कर रहा हूँ, मतलब लग्जरी सर 15,000-20,000 টাকা खर्चा है। 15-20,000 तो छोटा मोटा बोल दिया सर। कम से कम 1 वीक एक फैमिली के साथ हॉलिडे रिजॉर्ट में रहना, मैं लग्जरी बोल रहा हूँ, लग्जरी, ठीक है। मैं एक स्टैंडर्ड लेवल में बात कर रहा हूँ, मोटा मोटी 4-5 लाख के नीचे खर्चा नहीं होगा, 4-5 के नीचे खर्चा नहीं होगा, कम से कम 4 to 5 लाख रुपीज, ठीक है। रिसोर्ट मतलब अब समझ रहे हो ना, बड़ा लेवल में हॉलिडे रिसोर्ट, ठीक है, मतलब जहां पर जाके रहना, फार्म हाउस वाला फीलिंग्स लेना, ठीक है। तो इस तरह का, चलो यहाँ पर अपने आसपास में हॉलिडे रिसोर्ट रायचौक में जो है वो वाला शायद होगा, फैमिली के साथ हॉलिडे रिसोर्ट স্যার ওড়িশায় একটা আছে রূপক ভিলেজ বলে। रूपक, হ্যাঁ রূপক ভিলেজ। তারপর এদিকে আছে বৈদিক ভিলেজ, আমাকে একটা वैदिक विलेज, हाँ यहाँ पर अपने यहाँ पर है, यस। तो बेसिकली एक अच्छा फैमिली ट्रिप हॉलिडे रिजॉर्ट के थ्रू से करना, ये सब जगह में जाके रहना, डेली का कम से कम लाखों का खर्चा होता है, ठीक है। इस तरह का फैसिलिटीज़ अगर एक 4-5 जन की फैमिलीज जाते हैं तो पर हेड 1 हफ्ता 2 हफ्ता रखते हैं, कम से कम 4-5 लाख का खर्चा हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि 5 लाख में एक कार भी आ जाएगा। अब बात समझ रहे हो सर? 5 लाख में कार भी तो आ जाएगा या नहीं आएगा? यस सर, आ जाएगा। मतलब यहाँ पर पॉइंट बहुत सिंपल है, ये इनडायरेक्ट कंपटीशन है, ये कंपटीशन डायरेक्ट नहीं है। शैम्पू मार्केट का कंपटीशन नहीं कर रहे हैं। मतलब आपके पास 5 लाख होता तो आप 5 लाख का गाड़ी भी खरीद सकते थे, लेकिन 5 लाख में आप एक हॉलिडे ट्रिप भी ले सकते हो अंडमान के लिए, गोवा के लिए। ये नो? यस। अगर आपके पास 5 लाख है या 7 लाख है, आप उसमें हॉलिडे रिजॉर्ट में जाके रह भी सकते हो, एक कार भी खरीद सकते हो। तो क्या कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ हॉलिडे रिजॉर्ट का इनडायरेक्ट कंपटीशन नहीं हुआ? सर सुनने में बड़ा एब्सर्ड लग रहा है, बट ये होता है। आप अपने स्पेंडेबल इनकम का 5 लाख गाड़ी में भी खर्चा कर सकते हो और हॉलिडे रिजॉर्ट में भी जाके खर्चा कर सकते हो। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप हॉलिडे रिजॉर्ट में खर्चा करोगे कि कार लेके खर्चा करोगे। ये सर नो? अरे हाँ या ना? यस सर। यस सर। नहीं समझ में आ रहा है क्या? सिंपल सी बात है ना। आपके पास 5 लाख एक्स्ट्रा है, आप 5 लाख में टूर कर सकते हो, एक अच्छा सा टूर ले सकते हो, बट 5 लाख में अपने फैमिली में दूसरे किसी के लिए कार भी खरीद सकते थे। तो यही बात कर रहा है सर, इनडायरेक्ट लेवल का कंपटीशन जो दिखता नहीं है बट वो भी है, वो भी है, ठीक है। तो इस तरह से, जैसे देखो बोलते हैं इंडिविजुअल्स ऑक्यूपाइंग डिफरेंट पोजीशंस आर वर्किंग इन डिफरेंट कैपेसिटीज इन ऑर्गेनाइजेशंस कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, दे हैव डिफरेंट वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट in micro environment analysis. Nothing is important as self analysis by the organization of itself. माइक्रो लेवल में सबसे बड़ा एनालिसिस क्या है? सेल्फ एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग इट्स ओन स्ट्रेंथ एंड कैपेबिलिटीज इन ए पर्टिकुलर बिजनेस, दैट इज अंडरस्टैंडिंग अ बिजनेस इन डेप्थ शुड बी गोल ऑफ फर्म्स इंटरनल एनालिसिस. The objective goals and resources availabilities of firm occupy a critical position in the micro environment. सर आप लोग पोगो देखते थे ना? पोगो यस सर। ये पोगो का कहना है we have made the enemy and he is us. पोगो मानता है कि हम एनिमी से मिले हैं, हमारा सबसे बड़ा शत्रु हम खुद ही हैं, दूसरा कोई नहीं। हमारा सबसे बड़ा एनिमी कौन है? हम खुद है। बात कुछ समझ में आया? हम लोग सोचते हैं कि इसके कारण मेरा ये नहीं हुआ, उसके कारण मेरा ये नहीं हुआ, बट एक्चुअली आपकी जिंदगी में अगर कुछ अच्छा नहीं हुआ ना तो उसके मेन कारण दूसरा कोई नहीं, आप खुद हो। एग्री करोगे सर? मेरे बात पे एग्री ना करो। इंसान दुनिया को झूठ बोल सकता है, खुद को नहीं बोल सकता। यस ना? यस सर। आप अपने अपने लाइफ में झांक के देखो, जस्ट
एक बार गो थ्रू करो अपने लाइफ में, अभी तक का जो जिंदगी आपने बिताया, आप इससे बेहतर कंडीशन में हो सकते थे। जेन्युइनली बोलना सर, आज जो कंडीशंस पे आप है, क्या उससे बेहतर में आप जा सकते थे? चाहे पढ़ाई में हो, चाहे खेल में हो, चाहे वॉट एवर कंडीशन यू हैव करेंटली नाउ, क्या आप उससे बेहतर कर सकते थे? जस्ट आस्क योर सेल्फ, डोंट गिव आंसर टू मी, जस्ट आप खुद को पूछो और बोलो कि जस्ट पूछो अपने आप से, आज जिस कंडीशंस पे आप हो, क्या इससे बेहतर आप जा सकते थे? जो भी 15 साल, 16 साल, 18 साल का लाइफ आपने बिताया, ठीक है, जिसका जैसा उम्र है, ठीक है, क्या आप बेहतर कंडीशन में हो सकते थे? क्या आप अपने लाइफ को थोड़ा और बेहतर बना सकते थे? यस और नो? जस्ट टेल मी सर। यस सर। यस सर। है ना? इसका मतलब जो हुआ नहीं है, इसका कारण कोई और है, कोई आउटर वर्ल्ड, माँ पापा, भाई बहन, दोस्त, कौन है जिस कारण में आप थोड़ा पीछे रह गए? आपको लगता है, आई डोंट नो आप कितना पीछे हो, कितना आगे हो, ओनली यू नो, ओनली यू नो, इवन योर पेरेंट्स डोंट नो कि आप क्यों आगे नहीं हो, क्यों पीछे हो, या क्यों पीछे नहीं हो, क्यों आगे हो, वट एवर सिचुएशंस यू हैव, आपको पता है। तो अगर इसका जवाब आप ढूंढते हो ना, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका मेन रीजन आप खुद हो, कोई और नहीं। तो दैट इज व्हाई वी हैव मेड द एनिमी एंड ही इज अस। बोलो सर, बात कुछ पल्ला पड़ा कि नहीं? अरे तो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ओनर्स होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं। अगर आप इसको ठीक ठाक से मैनेज करना सीख जाओगे ना सर, तो आप ऑटोमेटिकली इंटरनल एनालिसिस करना भी सीख जाओगे। ठीक है, मार्केट के बारे में मैं पहले भी बोला था कि हर चीज़ का मार्केट होता है, मार्केट नहीं होता ऐसा कोई चीज़ ही नहीं है दुनिया में। ठीक है, सप्लायर्स, चलो सप्लायर्स पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात याद आ गया। सप्लायर्स form an important competition in the component in the micro environment। सर एक्चुअली सप्लायर्स ही होते हैं जो सारा का सारा काम करते हैं। चलो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो, पार्ले जी का एक केस देखो। Whenever you purchase a packet of biscuits and take a closer look at the pack, you will realize that the company selling the biscuits and the company actually making the biscuit is actually different. For example, if you take a look at the image below the biscuit packet, you will see the difference. Here Parle is marketing the biscuits and the others are making on this behalf. This is called outsourcing। देखो सर क्या लिखा है, आपको लगता है कि पार्ले जी बिस्किट बनाते हैं, आप यही सोचते हो ना सर? अरे आपको क्या लगता है? ये बिस्किट पार्ले जी बनाता है, बट ये बिस्किट पार्ले जी नहीं बनाता। पैक्ड बाय पार्ले, मैन्युफैक्चर करता है CF फूड्स, ठीक है, कोयल फूड्स प्रोडक्ट, ठीक है, ये आपका एलिविटी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड हुबली में, फिर आपका ये है कर्नाटका में, ठीक है, बेलारी में, ये लोग बनाते हैं मैन्युफैक्चरर्स। इनसे आउटसोर्स करके पैकेज करके मार्केट में बेचता है पार्ले जी। पार्ले जी नहीं बनाता है बिस्किट्स, नॉट जस्ट पार्ले जी, आप ब्रिटानिया ओपन करके देख लो, आपको वो भी दिखेगा। आप बिस्फाम ओपन करके देख लो, शायद दिख जाएगा। हाँ, किसी किसी का खुद का भी हो सकता है, बट मैक्सिमम केस में जो सप्लायर्स होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपको सप्लाई करते हैं, और ब्रांड तो पैकेजिंग करके ही ब्रांड बना देता है। फ्लिपकार्ट से प्रोडक्ट खरीदते हो, आपको लगता है फ्लिपकार्ट का है। देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, आप लोग मिंत्रा में कभी शॉपिंग किया सर आप लोग? স্যার এগুলো তো ইন্টারমিডিয়েটের কাজ করছে দেখতে কথা। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, ইন্টারমিডিয়েরির কাজ করছে। সাপ্লায়ার্সের থেকে বেসিক্যালি যে পার্লে জি বেসিক্যালি কিছুই করলো না, ইন্টারমিডিয়েরির কাজ করলো, প্যাকেজিং করলো আর মার্কেটে প্রোডাক্টটাকে মার্কেটিং করে সেল করে দিল, কম দামে মার্কেট থেকে তুললো, महंगा দামে প্যাকেজিং করে বিক্রি করে দিল। বুঝতে পারলি? जैसे देख, ये मिंत्रा में तुम लोग बहुत सारा प्रोडक्ट परचेस करते होंगे, वैसे मुझे एक ब्रांड याद आ रहा है, ब्रांड का नाम है, लड़का भी है, मतलब बॉयज मेंस वुमेन्स दोनों ब्रांड में मिलता है। ब्रांड का नाम है मोडा रैपिडो बोल के एक ब्रांड है, मोडा रैपिडो टी शर्ट्स। इसका टी शर्ट्स भी मिलता है, कुर्ता भी मिलता है। ये मोडा रैपिडो क्या लग रहा है, कोई फॉरेन ब्रांड होगा सर? अरे अरे कोई फॉरेन ब्रांड होगा, क्या लग रहा है बोलो? यस सर, फॉरेन ब्रांड। यस सर मोडा रैपिडो सर फॉरेन ही तो। सर ये मिंत्रा का खुद का ब्रांड है স্যার। আমি যেটা পরে সুপার ড্রাই ওটা জাপানে। हो सकता है, आई डोंट नो,
बट ये मोडा रैपिडो सर, ये इसका खुद का ब्रांड है, मिंत्रा का अपना। अब मिंत्रा ब्रांड में बेचेगा तो नहीं चलेगा ना, मोडा रैपिडो ब्रांड में बेचेगा तो मिंत्रा खुद इसको चलाते हैं, खुद मैन्युफैक्चर करके, मतलब किसी मैन्युफैक्चरर से उठाते हैं, ब्रांड नेम पेस्ट करते हैं और बेच देता है। अपने কলকাতা में প্যান্টালুনসও কিন্তু নিজেদের ব্র্যান্ডের জিনিস বিক্রি করে অনেক, মানে আদার্স ব্র্যান্ড ছাড়াও প্যান্টালুনস নিজস্ব ব্র্যান্ড আছে। हाँ, पैंटालून्स क्या करता है उसमें, यस, पैंटालून्स का खुद का भी कुछ ब्रांड है, जैसे ये आपका बेयर डेनिम, उसका पैंटालून्स का खुद का ब्रांड है, ठीक है। तो ऐसे काफी सारा ब्रांड पैंटालून्स परचेज भी कर लिया और कुछ बनाते भी है। ये कहाँ से लेता है, ये बफेलो टी शर्ट्स वगैरह होता है ना, बफेलो बोल के, है ना। यस सर, यस सर। ये सब बफेलो फ्लिपकार्टे बेयर डेनिम পাওয়াই যায় না, মানে সার্চ করলে পাওয়া যায় না। यस, तो एग्जैक्टली ये टी शर्ट मैन्युफैक्चरर आपको मैं दिखाता हूँ। अगर आप लोग ऐसे टी शर्ट लेना चाहते हो तो आपको जाना पड़ेगा पार्क सर्कस या फिर खिदिरपुर, मतलब मेटियाबुरुज एरिया, ठीक है। पार्क सर्कस एरिया में इतना सारा गेंजी का फैक्ट्री है जहां पर ये सब चीजें बनता है, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, वहां पर जाके बल्क में उठा के लेके आ जाते हैं सर, मजाक नहीं कर रहे हैं, सीरियसली। यस सर। ठीक है, ये पार्क सर्कस के अंदर, मेटियाबुरुज के अंदर बहुत सारे ऐसे कंपनी, मतलब मैन्युफैक्चरर्स हैं जो क्या करते हैं, 60 रुपीज में ये सब देख रहे हैं ना सर, ये 60 का देखो, लिवाइस का, ठीक है, टी शर्ट्स, होलसेलर्स है, ये टी शर्ट्स को ब्रांड लगा के बेच देता है दुकान में। अब लोग शूज पहनते हो ना, खाद्यान्न वगैरह का, चलो मैं आपको शूज का मार्केट दिखाता हूँ। पद्मपुकुर नाम सुना आप लोगों ने? हाँ सर, हाँ सर, पद्मपुकुर का जूता मार्केट, ये देखो, ये पद्मपुकुर एंटली के पास है, वो भी पार्क सर्कस के आसपास में ही आता है। ये पद्मपुकुर का शू मार्केट है, ठीक है। यहाँ से शूज लेके खादिम्स ब्रांड लगा के बेच देता है, मजाक नहीं कर रहे। हाँ सर, सही सही बोल रहे हैं ना सर, ठीक है। यही शूज यहीं से उठाते हैं, इसमें ब्रांड लगाते हैं और बेच देते हैं। हाँ, आपको लगता है आप खादिम से ले रहे हो, हाँ हाँ, इसके अंदर भी क्वालिटी है। স্যার এরকম ডুপ্লিসিটি স্যার নাইকে বেশি আছে, নাইকে। नहीं, डुप्लीकेसी नहीं, नॉट एवरीथिंग इज नॉट डुप्लीकेट। मैं यहाँ पर डुप्लीकेट बात नहीं कर रहा हूँ, इसी के अंदर कुछ क्वालिटीज चेंज कर लेते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना। जैसे मानो कि इसका कलर शायद एक बार धोने से चला जाएगा, ठीक है, जो थोड़ा सस्ता में मिलता है आपको मार्केट में दिखेगा, बट इसी का थोड़ा सा हाई क्वालिटी बना देगा, वो अलग से बात कर लेता है ये लोग मैन्युफैक्चरर से जाके कि भाई आप बनाओ, थोड़ा बेहतर कलर यूज करो, बेहतर क्वालिटी यूज करो, ब्रांड हमारा होगा। वो डुप्लीकेसी नहीं है, ये सिस्टम है। खादिम्स बहुत केस में अपना मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी रखता है, बट जब भी उनको ठीक लगता है, उनको लगता है कि यहीं से लेके दे देते हैं, इससे अच्छा है कि अपना प्लांट बनाने से तो अच्छा है, सस्ता में हो जाता है। तुम जो बोल रहे हो ना, वो तो मार्केट में मतलब अनब्रांडेड जो शूज होते हैं वो तो मिलता है, ट्रॉली में बिकता है, गाड़ी में लेके जाते हैं, मैं देखा बहुत जगह में, जैसे एस्प्लैनेड में बिकता है ऐसे रास्ते में, वो अलग बात। बट मैं जेन्युइन बात कर रहा हूँ कि इन्हीं से जाके खादिम्स वगैरह बात कर लेता है, ठीक है, बात करके फिर इन पे ब्रांड लगा के फिर सेल करता है। शायद इन्हीं में से कुछ शूज ऐसा हो, या फिर इससे भी थोड़ा बेहतर हो सकता है, बट पॉइंट इज यही है। जैसे पार्ले जी बिस्किट्स बेचते हैं, सेम टू सेम टाइम में वो भी जूता बेचते हैं। दिस इज हाउ एक्चुअल बिजनेस वर्ल्ड एक्चुअल वर्क। शायद आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि सच में ऐसा है, तो आप मार्केट में जाके सर्वे कर सकते हो। अगर थोड़ा सा कोरोना सिचुएशन ठीक ठाक हो जाए, आपको अगर थोड़ा सा फ्रीडम आ जाए ना, तो आप लोग जाके कर सकते हो। बाफेलो का टी शर्ट्स, बेयर डेनिम का टी शर्ट, सब मार्केट में दूसरा कंपनी सेल करता है, बनाते हैं दूसरे मैन्युफैक्चरर्स, ब्रांड नेम लगा के बेचता है। बोलो सर, समझ में आया? यस। इसी तरह से डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशंस, हाउसहोल्ड पैटर्न्स, geographic shifts in populations, better educated, more white collar, more professional populations, increasing diversity, ठीक है। अगर populations चेंज हो रहा है, डेमोग्राफिक मतलब किस तरह का लोग है वो चेंज हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली बिजनेस वर्ल्ड भी चेंज होगा। तो ये मैक्रो एनवायरनमेंट प्लीज एक बार गो थ्रू करना है, एथनिक मिक्स तक, ठीक है। एथनिक मिक्स मतलब कितना तरह का लोग रहते हैं, उनका पहनावा कैसे है, ठीक है। ये देखो सर, कोई फ्रेंच कार्ड दाढ़ी रखता है, कोई बॉय कट चूल मतलब बाल रखता है, आई डोंट नो इसको क्या कट बोलता है, मुझे तो बॉय कट ही लगा। तो बॉय कट हेयर स्टाइल रखते हैं लड़की लोग, ठीक है, इनका कल्चर है, मतलब ये अपना स्टाइल है, डाइवर्सिटी, ठीक है। हमारे देश में तो सिर्फ डाइवर्सिटी का अभाव नहीं है, अलग अलग जाति, अलग अलग रेस, अलग अलग पोशाक, अलग अलग स्टाइल। हाँ सर,
इंडिया में इतना इतना वर्सिटैलिटी इंडिया जैसा कंट्री में मिलता है जो मजा आ जाता है। ये सर नो? यस सर। ये सर बहुत डाइवर्स है हमारा कंट्री, बहुत डाइवर्स। हर एक स्टेट में जाओगे सबका अलग अलग पोशाक पहनने का तरीका, सबका अपना अपना स्टाइल है ना। तो इसके कारण क्या होता है कि आपका भी बिजनेस मेंटेलिटी चेंज होगा ना सर। वेस्ट बंगाल में बिजनेस करोगे तो आपका बिजनेस का मेंटेलिटी वेस्ट बंगाल के लोगों की तरह होना चाहिए। यस सर। वही चीज अगर आप उड़ीसा में जाके करोगे तो आपको उड़ीसा का कल्चर लेना पड़ेगा। ये सर नो? यस सर, जैसा देश वैसा भेष। एग्जैक्टली, जैसा देश वैसा वेश। उड़िया लोगों का कल्चर थोड़ा अलग होता है कंपेयर टू बंगालीज। बिहारी का थोड़ा कल्चर अलग होता है, झारखंडी थोड़ा अलग है, छत्तीसगढ़ी अलग है, महाराष्ट्र में जाओगे उनका थोड़ा अलग है ना, तेलुगु कल्चर अलग, थोड़ा अलग। अल्टीमेटली सब सेम ही है, बट पहनावा, कल्चर, खाना, जैसे अब आंध्रा में जाओगे, तमिल में जाओगे, यहाँ पर इडली बड़ा का अलग ही एक बात होता है, ठीक है। इडली, डोसा, संभरम, ठीक है। अब इसका मतलब क्या बंगाल में नहीं मिलता? मिलता है, बट यहाँ पर यहाँ का जो कचौड़ी होता है, कचौड़ी सब्जी, ठीक है, वो वाला नहीं होगा वहां पर। उड़ीसा में जो जिस तरह का चीजें मिलता है वो दूसरी जगह में नहीं मिलेगा आपको। आप गोवा में जाके गोवा के जैसा कल्चर आपको अपनाना पड़ेगा बिजनेस करना है तो जैसा देश वैसा करके आपको करना है। तो दिस इज डिपेंड ऑन योर मैक्रो एनवायरनमेंट, ठीक है, कि कहाँ है, कहाँ बिजनेस कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। डाइवर्सिटी, एथनिक मिक्स आपको पता होना चाहिए। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मुझे ये आता है मैं यही बेचूंगा, आपके कहने पे कुछ नहीं होता। Shampoo companies sell their product in bottles in residential area, malls, while the same product is sold in sachets in hostel and rural areas. उनको पता है कि रेसिडेंशियल एरिया में, मॉल्स पे हम बड़े बड़े बॉटल्स में बेचेंगे, लेकिन अब नॉर्मल छोटा छोटा दुकान में, गांव साइड में देखना बहुत सारा शैम्पू का पत्ता मिलता है ना सर? सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? क्यों? किसी को नहीं दिख रहा है सर स्क्रीन? नहीं सर, दिख रहा है। नो सर। बात को समझो सर कि शैम्पू कंपनीज बड़े मॉल्स में बॉटल्स बेचते हैं, बट अगर यही चीज अगर वो रूरल एरियाज में जाता है तो पत्ता बेचता है। पत्ता, शैम्पू का जो पाउच होता है ना, छोटा छोटा, 1 टका 1.5 टका, कितना होता है सर आजकल? 1 टका 1.5 टका नहीं होगा शायद, 3 टका 4 टका ऐसा प्राइस होता है ना सर शैम्पू पैकेट का। सर 1-2 रुपया, 1-2 रुपया भी है, ठीक है। तो नॉर्मल शहर में तो लोग नहीं खरीदेगा, जो मॉल्स वगैरह में जाते हैं वो तो बॉटल उठा के लेके आएगा। बट गांव में शैम्पू पैकेट दुकान के सामने कैसे दिखता है सर? लटकाता है ना सर शैम्पू पैकेट। क्या उससे बिजनेस नहीं होता कंपनी का? हाँ, आप अगर ऐसे सोचोगे कि भाई नहीं मेरा इतना छोटा शैम्पू पैकेट क्यों बना है, मेरा तो बड़ा बड़ा बोतल बनता है, तो फिर आपका बिजनेस नहीं बनेगा। छोटा छोटा 1 टका का पाउच बना के भी आप करोड़ों कमा सकते हो। यू कैन अर्न क्रोड्स अगर आप छोटा पैकेट भी बनाते हो तो इट्स डिपेंड सर कि आप कैसे एनालाइज कर पा रहे हो इनकम डिस्ट्रीब्यूशंस। अब जिस एरिया में बिजनेस करने जाते हो वहाँ का लोगों का अर्निंग कैसा है, ठीक है, तभी जाके आपका ब्रांड वहाँ पर चलेगा, ठीक है। जहाँ पर थोड़ा हाई अर्निंग ग्रुप है वहाँ पर इंटरनेशनल ब्रांड्स बहुत चलता है, ठीक है, वहाँ का इंटरनेशनल शोरूम्स बनता है। जहाँ पर इनकम एवरेज है वहाँ पर देसी चीज़ ही ज़्यादा चलेगा, लग्जरी उतना कम नहीं चलेगा। डिपेंड करता है कि कौन सी जगह में ज़्यादा लग्जरी ब्रांड, जैसे मुंबई में जाओगे इंडिया में ज़्यादा लग्जरी ब्रांड्स दिखेगा, बैंगलोर में दिखेगा कॉम्पेयर टू, कोलकाता में भी कुछ एरिया में है अच्छा खासा दिखता है। ओके, तो दिस इज हाउ एनवायरनमेंट एक्चुअली वर्क। ये तो इकोनॉमिक्स का पॉइंट आ गया, इकोनॉमिक सिस्टम। नेक्स्ट क्लास में चर्चा होगा सर कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी। ऐसे ही इकोनॉमिक्स क्लास में भी इसका जबरदस्त चर्चा होकर रखा है, बट यहाँ पर भी थोड़ा सा है एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है। फिर इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर बात करेंगे। ये भी इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। अच्छा चर्चा होगा सर, इकोनॉमिक्स का ही एक अलग लेवल का डिस्कशन होगा। समझ में आ रहा है ना सर? हेलो? यस सर। अर्पिता बोझे अच्छे? यस सर है। ओके, मन्नान, स्नेहाशीष, स्नेहेश, प्रज्ञा, नेहा, बोलो सर, रेशमा। यस सर, समझ आ रहा है। ओके सर, ठीक है, सभी को पूछा मैंने। अगर किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हो सर, कोई सवाल है तो कर सकते हो, अदरवाइज नोट्स तो है, एक बार गो थ्रू करो, ठीक है। फिर मैं बिजनेस एनवायरनमेंट का एक टेस्ट भी अरेंज करूँगा, मॉक टेस्ट भी रेडी कर रहा हूँ, वो भी अरेंज करूँगा। तो वेट कर जाओ, मैं टाइम होने से ही बोलूँगा कब टेस्ट लेना है, क्या लेना है, ठीक है। ओके।
ठीक है सर, आज इतना ही है सर। বলছিলাম স্যার बाय सर। আইএনএফএসটি दाड़ा। हाँ बाय सर, बाय, टाटा। बाय सर। बाय सर।